स्वागत है बच्चों आप सबका नीट फिजिक्स की बेहतरीन सी सीरीज में जहां पे हम बात करते हैं बच्चों आपकी सारे कंप्लीट नीट फिजिक्स के पीवाईक्यूज विद कॉन्सेप्ट विद ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सब कुछ कवर करते हैं बच्चों। और 90 से लेके अभी 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं लगभग सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उनके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको अप्लाई करना सीख रहे हैं। और सबसे बढ़िया चीज होती है उनको अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाने चाहिए, वो सारे तरीके हम बच्चों सीख रहे हैं। राइट, दिस रिवीजन विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस की कंसेप्ट का भी रिवीजन हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी साथ में सॉल्व कर लेंगे। इससे बेस्ट बच्चों को हो ही नहीं सकता। सिली मिस्टेक जहां होती है वो चीज भी आप एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़ते जाओगे। सिली मिस्टेक जो बच्चों से होती है बच्चों वो मिस्टेक्स भी आपसे नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यहां पे मैंने कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो बच्चों आज का लेक्चर में बात करने वालों अपने टॉप 12 चैप्टर के चैप्टर नंबर 2 यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज एंड सेमीकंडक्टर। राइट, तो यार यहां पे हम बात कर रहे हैं बच्चों जितने भी हमने लेक्चर अभी तक कर लिए हैं सारे आपके पास जा चुके हैं। जो बच्चे नए हैं सब कुछ देख लो अगर नीट फिजिक्स में बेस्ट स्कोर करना चाहते हो। राइट, तो बच्चों दो पार्ट में कवर करूंगा इस चैप्टर को आपके नीट फिजिक्स के लिए, जिससे देखो बहुत क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। आप उन्हीं को डिटेल में जाके कर लो, उन्हीं की एनालिसिस अच्छे से कर लो, उन्हीं के कंसेप्ट को अच्छे से फिर से सीख लो, फिर से अप्लाई कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आपको कुछ भी एडिशनली अलग से कहीं से किसी भी बुक से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गारंटी। राइट, तो पहले पार्ट में मैं डायोड से रिलेटेड हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और सेकंड पार्ट में मैं गेट से रिलेटेड हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो टेंशन लेने का नहीं। चले बॉस स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन मैंने बोला 90s से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम सारे ही सॉल्व करेंगे 1 to 1, है ना। एक क्वेश्चन हर बच्चे का सॉल्व किया जाएगा, ये मेरा वादा है बॉस। ठीक है, तो बच्चों ईयर 2024 से स्टार्ट कर लेते हैं और बने रहना यार। इस सीरीज को अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपके डायोड से रिलेटेड गेट से रिलेटेड कैसा भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल आएगा अभी आप चेक कर लेना, आपसे हो जाएगा। और अगर मैं 2024 की बात करूंगा बच्चों तो आपके 3 क्वेश्चंस आए थे, उससे पहले आई थिंक 4 क्वेश्चन आए थे। 3 to 4 ये हमेशा रेशियो मेंटेन रहता है। 2 क्वेश्चन बच्चों आपके थे गेट्स वाले, ठीक है, और एक क्वेश्चन था आपका डायोड वाला, और यही कॉन्सेप्ट इसमें बना रहता है, यही रेशियो मेंटेन रहता है। कभी 2 गेट से हो जाते हैं, कभी 2 डायोड से हो जाते हैं, इस तरीके से 3 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आप सबको पता है, और इजी होते हैं, सबसे बढ़िया बात। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, जो आपको पता होना चाहिए, ये वैसे भी मैं कराने वाला हूँ ऑब्वियसली, बट चलो चूंकि स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है तो चलो भाई करा देता हूँ। ठीक है बच्चों, उसने बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। बच्चों आईवी ग्राफ दे रखा है, आप ध्यान से समझो भाई। यहाँ पे आपको ये वी है, ये आई है, एक आईवी ग्राफ है, और ग्राफ बनाया नहीं है, करंट वर्सेज वोल्टेज का ग्राफ है भाई। कंसेप्ट भी बताऊंगा, कैसे सॉल्व करना है ये भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझते रहना बॉस। ठीक है, ठीक है सर। तो उसने 2 ऑप्शन दिए हैं कि बताओ इसमें एक ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक बनेगा सेकंड में, एक बनेगा थर्ड में, एक बनेगा फोर्थ में। वाह वाह क्या बात कर रहे हो सर, यस सर। तो उसने बोला कि जो फॉर ए सोलर सेल की बात कर रहा है, कि अगर हम एक सोलर सेल ले लें, सोलर सेल ले, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, सपनों में आना चाहिए, इसका ग्राफ कहाँ बनता है, फटाक से टिक करके आ सकते हो, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन बाय द वे। आईवी कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ। वो बोल रहा है कि अगर हम सोलर सेल के लिए आई वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाए तो वो 4th क्वाड्रेंट में बनेगा। भाई मैं आपको बताऊं, यस बिल्कुल करेक्ट है, 4th क्वाड्रेंट में ही बनता है इसका ग्राफ, और उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है बच्चों। यहाँ पे कट कर रहा है, लेट्स सी पॉइंट कोई ए मान लो, यहाँ पे कट कर रहा है, लेट्स सी कोई पॉइंट बी मान लो। अगर ए पॉइंट पे कट कर रहा है तो करंट की वैल्यू यहाँ 0 हो जाती है, और यहाँ पे कर रहा है तो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है। आप समझो भाई, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट। तो बेसिकली आपसे तो केवल ये पूछा है कि सोलर सेल के केस में जो ग्राफ बनता है वो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, फोर्थ में बनता है, बात खत्म। कॉन्सेप्ट भी बता दिया, ग्राफ नहीं दे रखा था वो भी बता दिया, इसलिए आगे के लिए भी ध्यान रखना, ग्राफ दिखेगा कैसे, ग्राफ कैसे दिखता है, तो भाई ऐसे दिखता है। अंडरस्टूड, यस। पार्ट बी की बात करें, इन्हें रिवर्स बाइज्ड पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन की बच्चों बात कर रहा है, और वो भी रिवर्स बाइज्ड कंडीशन में बात कर रहा है। दिस इज पीएन, और रिवर्स में पी के साथ नेगेटिव टर्मिनल और एन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स को ज्यादा कंसंट्रेशन होती है इसके पास, ठीक है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा कंसंट्रेशन होती है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव जब पी के साथ कनेक्ट होता है तो ये रिवर्स बाइज्ड कहलाएगा।
ठीक है, ये रिवर्स बायस कहलाएगा बच्चों। ठीक है, अब पता क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। माइक्रो एम्पियर नहीं, गलत, ये गलत है। देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऐसा होता था बच्चों, आईवी ग्राफ ऐसा होता था। पी एन जंक्शन के केस में आईवी ग्राफ कैसा बनता था, देखो फॉरवर्ड के केस में ऐसा बनता था और रिवर्स के केस में ऐसा बनता था। वो बोल रहा है रिवर्स बाइजिंग में बताओ बच्चों, ये जो रिवर्स बाइजिंग में ग्राफ है ना, ये रिवर्स में है, ये रिवर्स बाइज्ड कंडीशन के लिए होता है। ठीक है, और ये आपका फॉरवर्ड के लिए होता है। तो फॉरवर्ड वाला जो ग्राफ है, ये ऊपर वाली जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ये मिली एम्पियर में होती है, और रिवर्स वाला जो डाउन है ये माइक्रो एम्पियर में होती है। आप समझो मेरी बात, ठीक है, आप समझो मेरी बात। वो बोल रहा है कि जो माइक्रो एम्पियर में करंट मेजर की जा रही है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से की जाएगी। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से नहीं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट होती है वो मिली एम्पियर में काउंट होती है, क्योंकि रिवर्स बाइजिंग में जो रिस्पॉन्सिबल चार्ज कैरियर्स होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और उनको ग्राफ इधर बनेगा नेगेटिव साइड में, यानी माइक्रो एम्पियर में। ठीक है बॉस, तो मतलब इसने बोला मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट मेजर की जाएगी वो माइक्रो में नहीं, गलत, वो मिली में की जाएगी। मिली एम्पियर 10⁻³ ये 10⁻6 होता है, बहुत स्मॉल करंट होती है। यस सर, तो दिस इज द क्वेश्चन जो ईयर 2024 में आता, बेसिक कंडीशन पे है ना, कर लोगे ना, यस कर लेंगे, डन 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 डन। 2 क्वेश्चन गेट्स के थे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो 2 में ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे डायोड से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, चलो भाई, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कि क्या है इसकी कहानी, मेरी जुबानी, और मैंने इसको कैसे किया और आपने इसको कैसे किया होगा। ठीक है भाई लोग, कर लेंगे। अब चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप देख लो ध्यान से, मज़ा आने वाला है। और बिल्कुल सीट बेल्ट बांध के बैठो भाई, बहुत कस के एकदम, राइट, क्योंकि ऑसम जर्नी पे लेके जाने वाले हूँ आपको। कंसेप्ट भी बताऊंगा, एप्लीकेशन भी बताऊंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, फॉर्मूले का, कॉन्सेप्ट का, सबका, और न्यूमेरिकल साथ साथ में हो जाएंगे, इसलिए सीरीज सबसे डिफरेंट है। ठीक है, मतलब सारी चीज आपको एक साथ मिलेगी। तो यार डायोड वाले क्वेश्चन हम पहले पार्ट में कवर कर लेंगे, और गेट्स वाले फिर नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ओके बच्चों, तो ये 2023 में मेरे को फिर से 3 क्वेश्चन नजर आए, बाकी ज्यादा हो सकते हैं, एक बार आप चेक कर लेना। यानी 2023 में 3 क्वेश्चन थे, 2 मेरे को डायोड वाले पोर्शन से नजर आ रहे हैं बच्चों, और 1 क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे गेट वाले पोर्शन के नजर आ रहा है। ठीक है, जो गेट से आया, तो टोटल क्वेश्चंस हो गए फिर से आपके 3। तो मस्त तरीके से मैं आपको सारी सिचुएशन बताते चलाऊंगा, सारी एनालिसिस एंड ऑल, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और किस लेवल के क्वेश्चन है सब कुछ करने आपको आ जाएंगे, 100% आप करके आएंगे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था, जल्दी जरूरी है, देखो कनेक्टेड है ये, देखो 4 में कैसे आया था, 2024 में कितना आया था, 2023 में कैसा क्वेश्चन आया था, ये भी तो देखना है ना। कॉन्सेप्ट डिफर थे कि डिफरेंट थे कि सेम थे, क्या थे भाई, और हम उसको कर पाएंगे कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। चलो भाई, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 और 2 देख लेते हैं। उसने बोला फोटोवोल्टाइक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों मैं आपको बता दूं, स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है। इसने बोला है, बिल्कुल देखो, ये तो बिल्कुल एक डेटा है जो आपको डिवाइस के रिगार्डिंग याद रखना है, उसकी डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा, उसका यूज क्या है उससे ही पता चल जाएगा। ठीक है, जो फोटोवोल्टाइक डिवाइस होता है, आप सर्च कर लेंगे, कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है फोटोवोल्टाइक। यस, ये करेक्ट है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। स्टेटमेंट 2 तो आपने पढ़ा भी होगा, स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। स्टेटमेंट 2 जेनर डायोड से रिलेटेड है, और आई थिंक ये हर बच्चा कर सकता है, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस ब्रेकडाउन। यस, बिल्कुल बिना सोचे समझे जेनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, रिवर्स बाइजिंग में ही काम करता है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट गाइस। ठीक है, और दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो दोनों करेक्ट है। कमाल हो गया सर, ये तो बिल्कुल धमाल हो गया। ये तो मतलब इतना आसान था क्या 2023 में? यस, 2024 में भी तो आसान ही था ना भाई, डेटा याद रखना है। तो यार एक चीज आप ध्यान रखो, अगर डायोड के क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं आता, कोई ऐसा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं थियोरेटिकल, तो उसकी नॉलेज होगी तभी आपसे करेक्ट होगा। इसलिए थियोरेटिकल क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आने के गेट्स से ज्यादा चांस है। आई होप गाइज यू अंडरस्टूड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। डन डन डन। चलो भाई, एक और क्वेश्चन है बच्चों, 3 क्वेश्चन आए थे, तो एक और है, मैंने इसमें देखा, फिर हम करेंगे नेक्स्ट। फिर तो सारे सीरीज से ही चलेंगे, 2022-23 जितने भी हैं, 90s तक जितने भी आए हैं सब कुछ करेंगे, और आपको
इन्हीं सारे क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके 2025 में मिलेंगे। जब मैं डिस्कस करूंगा, मैं बताऊंगा, उससे पहले अवेयर हो जाओ, इस सीरीज को ढंग से फॉलो कर लेना। आपको अलग से बुक नोट्स कुछ भी बच्चों पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अपने क्लास नोट जरूर पढ़ लेना क्योंकि वो बहुत जरूरी होते हैं, राइट। चलो भाई, एक क्वेश्चन और इससे पूछा गया था, ठीक है भाई, क्या था भाई? फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, फुल वेव रेक्टिफायर है, मतलब 2 डायोड यूज हो गए, सब बच्चों को पता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड यूज होता है, हर बच्चे को पता है। और पीएन जंक्शन डायोड सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, कैपेसिटर एंड ए लोड रेजिस्टेंस है। विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स रिमूव द एसी रिपल? देखो भाई, एसी रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। अगर मैं एसी रिपल्स की बात करूं, जो उसमें फ्लक्चुएशंस होती है ना बेसिकली, ठीक है, उसमें जो रिपल्स क्रिएट होती है, एसी रिपल्स, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो यूज किया जाता है, कंपोनेंट है इस फुल वेव रेक्टिफायर में, जो एसी रिपल्स को रिड्यूस करने के लिए बोला है ना, रेक्टिफाई करने के लिए, है ना, उसको रिमूव करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करता है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है? तो ऑब्वियसली वो कैपेसिटर होता है। आपने देखा होगा सर्किट में कैपेसिटर लगा होता है। ये सब याद करने वाली बात है बच्चों, आपने कैपेसिटर का ध्यान रखना है कि उसमें कैपेसिटर यूज किया जाता है। अगर उसमें फ्लक्चुएशन रिपल्स क्रिएट हो रही है एसी, तो कैपेसिटर का ही यूज होता है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, जस्ट उसका डायग्राम याद रखना है, सारे एलिमेंट याद रखने। 2 डायोड है, लोड रेजिस्टेंस है, आपको आपके पास सेंटर टेप होता है, और वहाँ पे कैपेसिटर लगा जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही है, रिपल्स आ रही है, उनको रिमूव किया जाता है और आउटपुट को रेक्टिफाई करने के लिए। सिंपल 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 सिंपल। ये 2 अच्छे वाले क्वेश्चंस थे, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले। तो अगर बच्चों को इनका कॉन्सेप्ट पता होगा, याद होंगे, तभी होने थे ना यार। न्यूमेरिकल तो है नहीं कि चलो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे सेटिंग, इसमें तो बिल्कुल एक्यूरेटली सब कुछ याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे होले होले आगे बढ़ते चले जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे करेंगे 1 by 1। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो, एंड दिस इज द क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन कौन सी ईयर में आया? 2022 में आया भाई। उसने बोला कि भाई यहाँ पे कुछ सर्किट दे रखे हैं बच्चों, ध्यान से देखो, ये पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन, फिर एक और लगा दिया, कितने लगाए हैं भाई? 2 बस। इधर लगाया फिर पीएन, ये भी पीएन लगा दिया भाई, और इस तरीके से इसको भाई कनेक्ट कर रखा है। आप देख लो भाई, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, पीएन पीएन 2 जंक्शन यहाँ पे अलग अलग यूज कर रखे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सर्किट में पीएन और एनपी है भाई, फिर इसको पीएन बना दिया, देख लो भाई, ये पीएन, और फिर यहाँ पे कनेक्ट किया पहले एन, फिर यहाँ पे कर दिया पी, बैटरी बिल्कुल वैसे लगा दी, देख लो आप, ठीक है। फिर थर्ड वाला भी बनाया भाई, तो पहले यहाँ एन रखा, इधर पी रखा, ठीक है, फिर यहाँ पे एन रखा और इधर आपका पी रखा। तो बच्चों यहाँ पे लेकिन बैटरी को रिवर्स किया गया था, ये माइनस और ये प्लस। तो अगर ध्यान से आप देखो, ये पहला सर्किट है, ये सेकंड सर्किट है, ये थर्ड सर्किट है। पता है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बताओ इन सारे कॉम्बिनेशन में जो पीएन जंक्शन है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल, किसके सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो इक्वल ही होगा। पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल कैसे होगा? देखो भाई, अगर आप इस जंक्शन को देखो तो इधर से देखो, ये प्लस टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है, तो यहां से जाएगी करंट इधर से, तो इधर से पी में एंटर करेगी, फिर यहां से होकर फिर इसमें जाएगी। तो अल्टीमेटली यहां से जो करंट है पी साइड से एंटर कर रही है, यहाँ पे पी, तो ये भी फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, दोनों फॉरवर्ड बायस है, मतलब एक ही सिचुएशन में है, यानी दोनों में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो तो सेम ही नहीं होगा, इसमें भी और इसमें भी, मतलब ये सर्किट में दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो रहा है। अगर आप सेकंड में देखेंगे, देखो यहां से जो करंट जा रही है इसमें तो जा रही है P2N, जब वो यहां पहुंचेगी N2P, ये रिवर्स बायस्ड हो गया, क्योंकि रिवर्स बायस्ड में N2P जाती है करंट, यहाँ पे P2N जाती है करंट। कॉन्सेप्ट समझते रहना, सारा डीप अंडरस्टैंडिंग। तो ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, रिवर्स, तो पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग, ठीक है। तो ये सर्किट और ये डिफरेंट है ना, क्योंकि इनमें दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो रहा है, इसमें अलग अलग हो रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ प्लस टर्मिनल है, इधर से करंट जाएगी बच्चों, तो यहाँ पे पीसीएन एंटर कर रही है, और यहाँ से भी देखो पीछे, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड, मतलब ये थर्ड और ये फर्स्ट सिमिलर है, ये सिमिलर है, ठीक है, इन सब में पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो रहा है और ये सिमिलर है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिला दूं बच्चों कि जो पीएन जंक्शन होता है, आप सबको पता है, इसमें सारा खेल आपके दिमाग का है, आप बस पढ़ेंगे। 2 तरीके की बाइजिंग आप बच्चों ने पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं मैं, प्लस माइनस। जब भी कभी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्ट होगा तो ये फॉरवर्ड बाइज्ड होगा, क्योंकि करंट पी से एंटर करेगी, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ P कर दूं, यहाँ N कर दूं, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, अगर पॉजिटिव टर्मिनल N से कनेक्ट है, N से नेगेटिव वाले से, तो करंट इधर से एंटर करेगी, और नेगेटिव टर्मिनल P से कनेक्ट है तो ये रिवर्स बायस है, ये रिवर्स बायसिंग में काम करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में। और याद करो, फॉरवर्ड बायसिंग में जो डिप्लेशन लेयर होती है, डिप्लेशन लेयर बच्चों,
है ना। डिफ्लेशन लेन फॉरवर्ड बाइजिंग वो डिक्रीज करती है, और इसमें डिफ्लेशन जो लेयर होती है वो इंक्रीज करती है। मतलब बैरियर पोटेंशियल कह लो या डिफ्लेशन लेयर इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ये सब कुछ आपको पता है। ये सब कुछ इसकी जानकारी आपको याद होनी चाहिए, और आगे आने वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल सारे क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ ना 40-50 क्वेश्चन तो मैं कराने वाला हूँ यार आपको। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड 30-40 क्वेश्चन तो मैं कराने वाला हूँ। इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि सारे कंसेप्ट इसमें यूज हो जाएंगे, अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी मैं क्या बताऊं, ये तो बोर्ड एग्जाम में भी आता रहता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता रहता है, तो बहुत आसान है। जस्ट रिजल्ट है, जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट, आप फोड़ के आ जाएंगे। क्या है सर, देख लो भाई। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। ओहो, अगर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है तो सिंगल डायोड यूज होता है, याद कर लो, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। और जो अगर आपने इनपुट एसी दिया है ये पूरी साइकिल, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, दिस जीरो दिस जीरो दिस जीरो, ये मिलेगा। इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर आपकी एफ नॉट है, एफ है बच्चों, तो आउटपुट जो सिग्नल है ये आउटपुट है, दिस इज आउटपुट सिग्नल, आप सबको पता है, एंड दिस इज इनपुट। इसमें प्लस में माइनस में सिग्नल अल्टरनेट एसी है, इसमें प्लस है ये जीरो है, ये प्लस है ये जीरो, ये मिल रहा है, मतलब हाफ वेव में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है इनपुट के इक्वल ही रहती है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में आउटपुट फ्रीक्वेंसी बताओ, तो भाई वो 60 हर्ट्ज ही रहेगी। और मैं आपको बता दूं, अगर ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता, फुल वेव होता बच्चों, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है इनपुट से। बस ये रिजल्ट याद रखो। टू डायोड्स यूज होते हैं, टू डायोड्स यूज होते हैं, जिससे कंप्लीट आउटपुट मिलेगा आपको। कुछ भी पूछ लेगा, सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे, प्लस प्लस प्लस, सारा सिग्नल मिलेगा, यानी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है इनपुट से फुल वेव के केस में। बस आगे कोई भी क्वेश्चन है उड़ा देना, हमारे क्या जा रहा है भाई। धुरंधर खिलाड़ी हो, ध्यान से समझना, क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हुए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन उससे कनेक्ट हो जाए और हमें सॉल्व करने आ जाए। अंडरस्टूड? यस। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितने भी क्वेश्चन अब आने वाले हैं ना भाई इसमें, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट वहां पे यूज हो जाएंगे, कंप्लीट रिविजन होगा। अलग से जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट, डेप्थ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी हो जाएंगे, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन, इतनी वैरायटी हम यहाँ पे करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी तक इन पूरे सालों में आए हैं, है ना, अभी तक जितने भी आप मान लो 37-38 ईयर में जितने भी आए हैं, 39 ईयर में जितने भी आए हैं, सारे के सारे, तो यार एक भी कॉन्सेप्ट तो नहीं बचेगा, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द सेम एज होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। भाई एक हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है और लेट्स सी एक हमारे पास पी टाइप है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है और इसमें जो होल्स की कंसंट्रेशन है वो सेम है, वो ऐसे बोला है उसने, ठीक है भाई, वो सेम है, ठीक है भाई, ऐसे बोल दिया। अब वो बोल रहा है कि एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, दोनों को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाई कर दो। सपोज करो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, सपोज करो यहाँ पे भी आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। दोनों को जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली इनके जो चार्ज कैरियर्स हैं उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। देन बताओ, नो करंट विल फ्लो इन पी टाइप। भाई देखो, करंट तो दोनों में होगी, आप समझो, क्योंकि पी टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है, और एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों ही चार्ज कैरियर्स हैं। और होल्स की वजह से करंट को लिखते हैं हम आई एच, और इसकी वजह से करंट को लिख सकते हैं हम आई ई। इतना तो आप समझ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों की इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन जो है वो सेम है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो बच्चों एक चीज आपको यहाँ समझनी पड़ेगी, जब आपको करंट को डिफाइन करना पड़े तो आपको एक टर्म याद होगा, मोबिलिटी को आपको समझना पड़ेगा, एंड मोबिलिटी से ही इस क्वेश्चन को आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है, होल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, ये आप मान के चलेंगे। तो जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी करंट भी ज़्यादा होगी, आप समझ गए, है ना, उनका जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, यानी करंट ऑफ यहाँ पे जो एन टाइप में होगी, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की, वो भाई ज़्यादा होगी, एन टाइप की जो करंट होगी, और होल्स की जो पी टाइप की करंट है वो ज़्यादा होगी, बस ये समझना है। और यही उसने बोला भी है कि करंट इन एन टाइप इज इक्वल टू करंट इन पी टाइप। नहीं, इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और करंट इन पी टाइप क्यों नहीं होगी भाई इक्वल, अब आप देख लो भाई, कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा बनेगी, तो एन टाइप की करंट ज्यादा होनी चाहिए ना, है ना, और पी टाइप से ज्यादा होनी चाहिए मोबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द कॉन्सेप्ट, तो आपने याद रखना है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, मान के चलो, यानी इसका कॉन्सेप्ट मोबिलिटी है, इससे आपको अंडरस्टैंड करना है, वरना मैक्सिमम बच्चे कंसंट्रेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन को इक्वल करके करंट भी इक्वल करके आ जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है बॉस।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जितने भी मैंने बोला क्वेश्चन सारे यही नोट्स बना लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप नीट का पेपर देख के आना, फिर मेरे को बताना इससे जो भी क्वेश्चन आएगा डायोड से रिलेटेड वो 100% इन्हीं कॉन्सेप्ट से एक्सट्रैक्ट होकर बनेगा, तो इसके बाहर कुछ भी नहीं होता है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। देखो भाई जल्दी जल्दी चलते जाएंगे, जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बस आपने उनको नोट करना है, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती, उनके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि वो रिपीट होता है अगेन। यस यस यस, आप समझ गए होंगे। उसने बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो हमारा मेन मकसद है सारे कंसेप्ट को रिवाइज करना, उनको अप्लाई करना और फिर नेक्स्ट के लिए उनको याद रखना बॉस, ठीक है। बच्चों स्टेटमेंट दे रखा है, उसने बोला जेनर डायोड इज कनेक्टेड, याद करो जेनर डायोड का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी तो आया था भाई, ये आता ही रहता है इस टाइप के क्वेश्चन, मान के चले आप। जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, बिल्कुल सही है, रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है जेनर डायोड, इसमें टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। व्हेन यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये तो क्लियर दिख ही रहा होगा आपको पढ़ के। पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3, वो बोल रहा है कि जो जेनर डायोड है भाई, आप सब बच्चों को पता होगा ये रिवर्स बायस में ही काम करता है, ये आप बिल्कुल माइंड में लेके चले बॉस, ठीक है, रिवर्स में है ना। आगे चल के हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे तो मैं सर्किट भी बनाऊंगा, सो डोंट वरी। स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की बात की जाए तो पीएन जंक्शन की बात कर रहा है, और बच्चों अगर आप पीएन जंक्शन की बात कर रहे हो तो बोल रहा है इसका जो पोटेंशियल बैरियर है ना, पोटेंशियल बैरियर यानी जो कट ऑफ पोटेंशियल है उसका पीएन जंक्शन का, वो 0.1 वोल्ट से आप समझो 0.3 वोल्ट के बीच में लाई करता है, बिल्कुल गलत है ये बच्चों। आप देखो तो स्टार्ट ही यहां से होता है 0.3 वोल्ट से 0.7 के बीच जाता है, आप समझो बात को, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए है। याद आ गया। पीएन जंक्शन का आपने ग्राफ बनाया होगा भाई, कैरेक्टरिस्टिक आईवी ग्राफ आपने बनाया होगा, इस तरीके से बनता है भाई कि नहीं, ठीक है। तो वो स्टार्ट ही यहां से होगा, कट ऑफ जो वोल्टेज है बैरियर पोटेंशियल, ये मान के चलो 0.3 से 0.7 होता है, 0.1 से 3 नहीं होता है, तो दिस इज रॉन्ग। तो आप मान लेंगे यहाँ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखो हर कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते रहेंगे और आपको उन्हीं को सॉल्व करते रहना है, मस्त तरीके से नोट्स बनाते रहना है, अल्टीमेट रिविजन करके दूंगा बच्चों, सो डोंट वरी, हंस दिया करो यार। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की जल्दी से तरफ बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से उसको उड़ा डालते हैं। उसने बोला इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, यानी अगर मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूं बार बार, दिस इज पी दिस इज एन, तो यहां पे एक लेयर क्रिएट हो जाती है जिसको आप डिप्लेशन लेयर कहते हैं कि नहीं, डिप्लेशन लेयर। तो इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ जो है इसकी, ठीक है, ये बोल रहा है कि इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, अगर ये इंक्रीज करे मतलब ये जो अभी इतनी है इतने में है, अभी अगर मैं यहां तक ले जाऊं तो देखो इंक्रीज कर जाएगी, तो अगर ये इंक्रीज कर रही है ना, विड्थ अगर इंक्रीज कर रही है तो किस वजह से कर रही है, ऑप्शन देख लो भाई यार आपको पता है इसका आंसर, अगर मैं बताऊं, अगर फॉरवर्ड बाइज कर दोगे आप पीएन जंक्शन को, फॉरवर्ड बाइज कर दोगे अगर पीएन जंक्शन को, सबको पता है फॉरवर्ड बाइज का मतलब जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्ट होगा नेगेटिव एन, तो ये फॉरवर्ड बाइज्ड होता है, तो जो ये विड्थ है कम होती है, विड्थ डिक्रीज करती है, इसका मतलब अगर इसको बढ़ाना है तो इसको रिवर्स बाइज करना पड़ेगा, यानी आपको माइनस यहां पे कनेक्ट करना पड़ेगा और प्लस यहां पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ये आप सब बच्चों को पता है, यानी रिवर्स बाइज आपको करना पड़ेगा पीएन जंक्शन को, तो डिफ्लेक्शन लेयर विड्थ इंक्रीज कर जाती है चांदी मेरे। चलो उड़ा दोगे आप, आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। देखो ये सारा कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे ना भाई 10⁻⁶ मीटर के ऑर्डर की होती है ये, 1 माइक्रोन, ये ऐसे समझो आप, अगर न्यूमेरिकली पूछ ले भाई किस ऑर्डर की होते हैं, -6 मीटर के ऑर्डर की होती है भाई लोग। आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा, टेंशन नहीं लेने का, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भाई। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे बेसिक बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ बीच में जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे और भी स्ट्रॉन्ग होंगे, तो सारे ही करेंगे हम, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप बस देखते रहे। उसने बोला फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पी टाइप सेमीकंडक्टर की केवल बात कर रहा है, तो भाई दिस इज पी टाइप, तो बताओ इसके बारे में कौन सा सही है। एक तो आप बिना सोचे समझे लिख दे कि पी टाइप में होल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन की, ठीक है, हाँ ये तो पहले लिख दे। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बिल्कुल गलत है, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है जिनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है ना, ये तो गलत हो गया। आगे बढ़ो, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहां तक तो बिल्कुल सही है, होल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। एंड ट्राईवैलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स, यानी पी टाइप है, इसमें ट्राईवैलेंट जो आपके एटम्स होते हैं वो डोपेंट्स होते हैं, मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना, ये पी टाइप है, और एन टाइप में पेंटावैलेंट, राइट, ये समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर नहीं, तो बी इज करेक्ट, यानी होल्स ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है, और इसमें ट्राईवैलेंट, ठीक है, एटम्स एज ए डोपेंट, समझ गए भाई, यूज किए जाते हैं।
ये मान लो आप। ट्राइवेलेंट जो एटम्स है वो डोपेंट्स होंगे इसके, ये मान के चले, आप समझ गए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल याद रखने वाली बात है, कॉन्सेप्ट चोरी याद रखना है तो मजा आ जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। और हर तरह के क्वेश्चन आगे जो न्यूमेरिकल है, अब लगातार न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको 2 4 5 6 7 देखने को, तो और भी मजा आएगा, आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, हर टाइप का क्वेश्चन कवर होगा, जैसे कि मैंने आपको बोला। बस बढ़ते रहो आप कदम से कदम मेरे साथ। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है और इस टाइप के क्वेश्चन आने के बिल्कुल डिक्टो चांस रहते हैं, डिजिट विजिट चेंज कर सकते हो, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेगा भाई लोग। आप समझो कभी कभी तो सेम ही रिपीट कर देगा। उसने बोला एलईडी है, इज कंस्ट्रक्टेड ओके फ्रॉम ए पीएन जंक्शन डायोड यूजिंग GaAsP, ठीक है। ये भी एक आपके पास देख सकते हो, जर्मेनियम जैसे होता था आपके पास और सिलिकॉन डायोड होता था आपके पास, ठीक है। तो इनमें से एक ये होता है भाई, जो लाइट के लिए भी यूज किया जाता है, एलईडी है ना भाई, इसलिए ठीक है, कलर्स है ना। तो यहाँ पे बोल रहा था एनर्जी गैप इज, तो एनर्जी गैप दे दिया आपको, दैट इज 1 पॉइंट व्हाट इज दैट 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में नहीं है, ध्यान रखने का, ठीक है सर। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड विल बी, तो जो भी एलईडी होगी इससे जो लाइट इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ बता दो, वेवलेंथ निकालनी है। जब भी एनर्जी गिवन हो, हाउ टू फाइंड द वेवलेंथ, आप सबको पता है, चांदी मेरे E = SC / लैम्डा, समझो। लेकिन ये फॉर्मूला लिखा है तो ये जूल में होगा, कंसेप्ट गलत मत कर देना, फॉर्मूला गलत मत अप्लाई कर देना, कैलकुलेशन मत डिफिकल्ट कर देना। मैं तरीका बताऊंगा, बेस्ट तरीका। देखो अगर किसी बच्चे ने जोश जोश में जुनून में कर तो दिया, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी की वैल्यू पुट कर देगा 3 × 10⁻⁸ स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा निकालना है, ई है। देखो भाई ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो आपको HC/E इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई, तो लैम्डा आपका आएगा HC/E, फिर इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देना, इसकी वैल्यू पुट कर देना, इसकी और इसकी डायरेक्ट 1.9, क्योंकि आपने ऑलरेडी ई से डिवाइड कर दिया है, अंडरस्टूड ना। ये रहा ई, ठीक है भाई, ई से डिवाइड कर दिया। लेकिन ये तो बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगी कैलकुलेशन, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में व्हेनेवर दिस इज गिवन डायरेक्टली वी हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ, सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला 12400 बाय ई, और आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो ये याद रखना है भाई लोग, ये फॉर्मूला याद रखना है, उड़ा डाला मचा डाला, ठीक है। तो 12400 और E की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, 12400 1.9, और एंगस्ट्रॉम में आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। इस देखो ये पॉइंट हटाओगे ऊपर जाएगा, 12400 एक जीरो और आएगा, 19 बचेगा बच्चों, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है बस, है ना। 124 को 19 से डिवाइड करो, अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आपको मिल जाएगा, लगभग 654 ऐसे आ रहा है आंसर। और ये नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ऑप्शन नैनोमीटर में दे रखे हैं। नैनोमीटर तो आपको पता ही है ना, मतलब 10⁻⁹ मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ये ऑलरेडी एंगस्ट्रॉम है तो वो 10⁻10 है, जब डिवाइड करके आओगे तो अपने आप बना लोगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक बार चेक कर लेंगे। नैनोमीटर भी है, -11 भी है, -26 तो मतलब ही नहीं बनता, और एंगस्ट्रॉम भी है। देखो भाई एक चीज़ बहुत स्मार्टली उसने दी है कि ये जो आंसर दिया है ये 654 एंगस्ट्रॉम भी दे रखा है, तो बहुत ध्यान से कर लेना भाई, मैच करा लेना तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन कैसे होगा और कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तरीका मैंने बता दिया, यहाँ मत फंसने का, वरना होगा नहीं तुमसे, ये बहुत समय लगेगा भाई, है ना। आपको ये याद रखना है, लैम्डा निकालना है, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है 12400, और जो भी आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, फिर उसको कन्वर्ट करते रहना, एंगस्ट्रॉम मीटर में देख लेना, नैनोमीटर में देख लेना, वो तुम्हारी मर्जी है, तो तुम करते रहना। मेरा काम है आपको बेस्ट तरीके से कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन करना सिखाना, उसको रिवाइज कराना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने बोला लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन है, उनके बीच में एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है। चलो वैसे तो मैंने उसका आंसर बता दिया, लेकिन चूंकि आ गया रास्ते में तो चलो भाई करा देता हूँ ना, मजा आएगा, है इंपॉर्टेंट। लेकिन धुरंधर खिलाड़ी जल्दी से पढ़ लेता हूँ, और आप भी पढ़ लिया करो यार, क्वेश्चन देख के फटाक से उड़ा दिया करो जल्दी से बता भी दिया करो, ठीक है। उसने बोला पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, है ना। वो बोल रहा है जो पीएन जंक्शन है, बिल्कुल है सर। देखो भाई वैसे तो मैं आंसर बता सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको पहले कि भाई आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और आपको लॉन्ग लास्टिंग इसको याद करना है, मतलब ऐसे नहीं कि भूल जाओ। तो उसने बोला पीएन जंक्शन है भाई, हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे भाई, करंट सप्लाई करेगी, तो भाई करंट सप्लाई करेगी, तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। वो बोल रहा है इन ए पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, हमें बात करनी है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू टू हीटिंग। अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन, इतना उसने क्वेश्चन में बोल दिया। उसने बोला अफेक्ट्स ओनली रिवर्स रेजिस्टेंस को ही अफेक्ट करेगा, अफेक्ट्स ओनली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस उसी को अफेक्ट करेगा। भाई रेजिस्टेंस चाहे रिवर्स में हो चाहे फॉरवर्ड में हो, रेजिस्टेंस जो होता है ना, अगर वो रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, याद करो चांदी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर को अगर आप चेंज कर रहे हो ना, रेजिस्टेंस तो चेंज होगा, अब चाहे वो रिवर्स बाइज्ड में हो या रेजिस्टेंस आपका फॉरवर्ड बाइज्ड में हो, वो दोनों में ही चेंज हो जाएगा। होते हैं ना भाई,
फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत मिनिमम होता है, रिवर्स वाइज में बहुत मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाता है कि नहीं जाता है, दोनों में हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में केवल रिवर्स बोल रहा है, फिर फॉरवर्ड बोल रहा है, तीसरे ऑप्शन में बोल रहा है ओवरऑल वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पीएन जंक्शन का चेंज हो जाएगा। और वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ तो इसी पे डिपेंड करता है ना भाई, उसका जो आईवी ग्राफ है तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही वेरी करेगा ना, डज नॉट अफेक्ट। नहीं, ये तो गलत हो गया कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वो तो होगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब देखो आईवी कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आई लिखते थे मैंने बताया था आपको मिली एम्पियर में, और इधर जो रिवर्स में जो होती है वो माइक्रो एम्पियर, ये वोल्टेज है। इधर का ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, इधर का ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। तो भाई ये रिवर्स में जो करंट बनते हैं ना, स्मॉल अमाउंट में बनते हैं, इधर रेजिस्टेंस जो होता है रिवर्स में वो मैक्सिमम होता है भाई, इन्फिनिटी तक जाता है। और ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, तो दोनों अलग अलग रेजिस्टेंस है, दोनों चेंज होंगे, ये आप मान के चले, यानी पूरा ग्राफ ही चेंज होगा, अफेक्ट करेगा, मतलब पूरा ग्राफ अफेक्ट करेगा। दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन सेम तरीके से, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके पूछा है ना भाई, इसलिए। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके धुरंधर कार्डियो, मैं मान के चल रहा हूँ आप ऑसम तरीके से कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, इन्हीं के नोट्स बना लेने, यही शॉर्ट्स नोट्स होंगे। इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 के 4 हो जाएंगे आपसे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 3 आएंगे तो तीनों हो जाएंगे आपसे, 2 आएंगे तो 2 भी होंगे, 2 तो बहुत रेयर है, 3 तो पक्का मान के चले आप, ठीक है। ओके, गलती के चांस सितारों, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो कोई बड़ी बात है नहीं है, तो आप भी उड़ा डालेंगे, मचा डालेंगे इसमें, तो आपको करेक्ट होगा ही होगा, ये तो मान के चलो आप। उसने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड, बता दोगे यार कौन सा फॉरवर्ड बाइस्ड है। तो फॉरवर्ड बाइस्ड के लिए पहला दे रखा है आपको, दिस इज -3 वोल्ट, ये आर है कोई, यहाँ पे वोल्टेज लिखा है -4 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है, ये डायोड है। और इसमें दे रखा है -2, आप ऐसे ही बता दो यार, मेरे से क्यों ड्रॉ करवा रहे हो। ये +2 वोल्ट है, ये आर है। तीसरा दे रखा है भाई लोग, इधर देख लो, मतलब ये देख लो जो पी साइड है ना, बड़ी वाली साइड, वो हाई पोटेंशियल पे होनी चाहिए। बात खत्म, ठीक है बॉस, है ना। और लास्ट वाला देख लेते हैं भाई, ये -2 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। देखो भाई सब में देख लो, ये पहला ऑप्शन है, -4 है। देखो ये वाली जो साइड होती है पी होती है, छोटी वाली एन होती है, पी साइड पे -4 है, एन साइड पे -3 ये ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव में ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये तो भाई ये वाला ज्यादा है, तो करंट इधर से आएगी, एन साइड से एंटर करेगी, रिवर्स बाइस्ड है, दिस इज नॉट फॉरवर्ड बाइस्ड। यहाँ पे देखो ये पी साइड है, पी साइड पे ज्यादा वो वोल्टेज होना चाहिए, ये याद रखना, ये -2 है और एन साइड पे +2 है, ये ज्यादा है भाई, है ना। तो करंट इधर से फिर से आएगी, रिवर्स बाइस्ड है, खत्म कहानी। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा ध्यान से देख लो, जो फ्रेशर है एकदम, जिसने क्लास 12th में ज्यादा इसको अटेंशन नहीं दी थी, ध्यान से देख लो, पूरे 4 मार्क्स आपको फ्री के मिल जाएंगे भाई। बस आपने देखना है, ये पी साइड है और ये एन साइड है चांदी, तो एन साइड पे ज्यादा वोल्टेज कनेक्ट है या पी साइड पे, बस ये देखना है। देखो पी साइड पे इधर 3 वोल्ट है, एन साइड पे 5 है, तो ये ज्यादा, तो करंट इधर से आएगी, क्योंकि करंट हमेशा हाई टू लो जाती है ना भाई, ये भी रिवर्स है। रिवर्स जब भी करंट एन साइड से एंटर करे, एन साइड से, या जब भी एन की तरफ ज्यादा वोल्टेज हो, बात तो एक ही नहीं है। अब देखो यहाँ पी साइड है या एन है, पी पे 0 वोल्ट है और एन पे -2 है, तो 0 ज्यादा है ना -2 से, तो करंट अब इधर से जाएगी, तो इसमें करंट जा रही है पी की साइड से, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। यस, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट गाइस। आगे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज होगा, दैट्स व्हाई आपको पता होना चाहिए। जब न्यूमेरिकल आएंगे ना करंट वरंट निकालने के, तो आपने यही चेक करना होता है रिवर्स बाइज में है या फॉरवर्ड बाइज में। अगर बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी डायोड, समझना, कोई भी डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड में है और वो किसी 2 पॉइंट पे कनेक्ट है, जैसे ए बी, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं हम एक वायर से, बस शॉर्ट सर्किट बना देते हैं उसका, ठीक है। ये मतलब उसको हटाएंगे और उनके बीच में एक वायर लगा देंगे बस, जब हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर वो रिवर्स बाइज्ड है, तो जिन 2 पॉइंट के बीच में वो कनेक्ट है, वहां पे ओपन सर्किट हो जाएगा। बच्चों मैं आपको बता दूं, दिस इज ओपन सर्किट, मतलब आगे सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में जिसमें वो डायोड रिवर्स में कनेक्ट है, वो करंट नहीं कन्वर्ट करेगा, करंट को पास नहीं करने देगा, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट 0 हो जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, आगे के लिए याद रखना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल आ गया, देखो न्यूमेरिकल आ गया नेक्स्ट। ओके भाई लोग, न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी से क्या है। उसने बोला कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल डायोड मान के चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब खुद का रेजिस्टेंस हम नहीं मानेंगे डायोड का। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी से कितनी करंट पास हो रही होगी। तो भाई क्वेश्चन आप देख लो, आपके सामने है, मैं भी देख रहा हूँ। तो भाई ये है और ये है बी, एंड दैट इज -6 वोल्ट एंड दिस इज +4 वोल्ट। बच्चों ये है डायोड और ये है 1 किलो ओम। यूनिट पे ध्यान देने का, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 1 किलो ओम है, किलो यानी 10⁻³ ओम। अच्छा सर इसमें बोला करंट बताओ। देखो भाई पहले तो ये देखो पी साइड है, पहले तो चेक कर लो करंट होगी भी कि नहीं। फॉरवर्ड वाइज होगा तो करंट होगी, है ना।
रिवर्स होगा तो इसमें करंट 0 हो जाएगी ऑब्वियसली। तो ये एन साइड है, तो देखो ये 4 वोल्ट पे यहाँ पे पी साइड कनेक्ट है 4 वोल्ट पे, और एन वाली जो साइड है वो कनेक्ट है इधर -6, मतलब ये ज्यादा ये कम, तो करंट इधर से जाएगी। तो ये तो पक्का फॉरवर्ड बाइज्ड है, दिस इज फॉरवर्ड बाइज्ड। अगर ये फॉरवर्ड बाइज्ड है तो मैं क्या बता रहा था आपको अभी ये 4 वोल्ट है, यहां से इस डायोड को हटाएंगे और केवल यहां पे एक वायर कनेक्ट कर देंगे और एज इट इज सर्किट ड्रॉ कर देंगे, बस ये बता रहा था मैं आपको। मतलब डायोड को हटा सकते हो, उनके दोनों पॉइंट के बीच में जहां पी और एन है आप एक वायर कनेक्ट कर सकते हो, सिंपल, जिससे करंट यहां से पास होगी और इससे पास होके हुए 10⁻³ ओम से पास हो जाएगी। अब आप देखो एक रेजिस्टेंस में करंट जा रही है और इसके दोनों टर्मिनल वोल्टेज है V, इधर 4 और इधर -6, है ना भाई? तो हाँ सर है तो है, तो हम करंट निकालेंगे। तो भाई करंट क्या होती थी? करंट होती थी डेल्टा V बाई आर, या तो ओम्स लॉ यूज कर लो, डायरेक्ट ये फंडा यूज कर लो, बात तो एक ही है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा V का मतलब होता है हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल बाई आर, ठीक है। हाई पोटेंशियल कितना है 4, तो 4 माइनस लो पोटेंशियल कितना है -6, विद साइन पुट करना है, और रेजिस्टेंस कितना है 10⁻3। तो बच्चों I इक्वल टू कितना आ गया 10 हो जाएगा बाई 10⁻3, ये कैंसिल कर दो 1/100 यानी 0.01 एम्पियर, या आप डायरेक्ट 10⁻² एम्पियर भी लिख सकते हो, वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा क्या दे रखा है। दैट्स योर स्मार्टनेस गाइस। उड़ा डालेंगे 4 डालेंगे हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला ना हर टाइप की कैटेगरी आएगी, हर टाइप का क्वेश्चन आएगा, बेस्ट रिवीजन होगा। केवल क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे हम, कॉन्सेप्ट का जो उसमें इन्वॉल्व हो रखा है। तो मेरे साथ बने रहो, देखते रहो कॉन्सेप्ट को ध्यान से, पूरे PYQs भाई अगर अकेले बैठ के घर पे करोगे ना तो भाई सोच लो कितना टाइम लगता है, फंसते रहते हो, फिर डाउट्स आते हैं। ये सब 1 to 1 करा रहा हूँ मैं आपको, तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। इस बार अपने नीट को 4 डालना और फिजिक्स में बेस्ट मार्क्स लेके आना और मेरे को दिखाना, मेरे साथ शेयर करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। मैं चाहता हूँ आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आए, जिधर हम टारगेट लेके चल रहे हैं 130, 140 या 120, उससे ज़्यादा आए, 150, 160, 170, ये आप बच्चों ने मेरे को देना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी मेरी जुबानी इस प्रकार है, बेस्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेंस में भी आ चुका है और ये नीट में भी आ चुका है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ PN जंक्शन, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। A square input of signal 10 volt is applied as shown in figure, ठीक है। देन द आउटपुट अक्रॉस RL विल बी। तो देखो एक ये सिग्नल दे रखा है आपको इस तरीके से कुछ, ठीक है बच्चों, ये एक सिग्नल है, इससे ऊपर 5 प्लस में और ये नीचे को है -5 वोल्ट, टोटल 10 वोल्ट, ठीक है। और इसको अप्लाई किया गया एक सर्किट पे, सर्किट कुछ ये दे रखा है आपको, आप देख लेंगे यहाँ पे, सर्किट देखना घना जरूरी है। और ये ऐसे, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ऐसे मान लो आप। और ये क्या है आपका RL लोड रेजिस्टेंस, और ये एक डायोड है, सिंपल एक डायोड, ये पॉइंट मान लो कुछ AB। तो इनपुट तो जाने वाला है यहीं से, ठीक है। तो जो आपने इनपुट दिया है ना भाई, ये इनपुट, तो अगर आप देखो इससे ऊपर वाली साइकिल पॉजिटिव 5 वोल्ट में है और इससे नीचे वाली साइकिल -5, तो पहले +5 वोल्ट अप्लाई करो। जब यहाँ +5 वोल्ट दोगे, ठीक है, तो देखो भाई यहाँ +5 वोल्ट दोगे तो यहां से करंट चलेगी, क्योंकि ये P साइड पे हाई वोल्टेज में कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये +5 वोल्ट के लिए डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड होगा, यस दिस इज फॉरवर्ड, तो ये करंट को पास कराना देगा और उसमें करंट चली जाएगी, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा इसी तरीके से, इसी तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये आप देख लो ध्यान से, ओके सर। फिर नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट बच्चों बोल रहा है कि देन द आउटपुट अक्रॉस R, अच्छा -5 वोल्ट भी तो अप्लाई करेंगे बच्चों। अगर आप -5 वोल्ट यहां अप्लाई करोगे तो ये P साइड नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगी, तो ये रिवर्स बाइज्ड हो जाएगा, यानी इसका जो आउटपुट मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि रिवर्स बाइज में काम नहीं करता है। तो आपका आंसर केवल यही रहेगा, सिंपल है, यही रहेगा आपका आंसर। आप देखो इससे ऊपर का +5 वोल्ट है, इसके नीचे -5 वोल्ट है, तो इस सिग्नल पे ये काम, ये रिवर्स बाइजिंग में है, तो ये आउटपुट नहीं देगा, केवल 5 वोल्ट पे आउटपुट दे देगा। तो दिस इज योर आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन है +10 वोल्ट, बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड में नेगेटिव में है, मतलब ऐसे है, तो ये नेगेटिव वाला तो मिलेगा ही नहीं ना भाई, है ना, क्योंकि इस पे तो 0 ही है, ठीक है। प्लस C ऑप्शन में है +5 वोल्ट, यानी ये ऊपर वाला सिग्नल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट वाला तो -10 है, वो तो बिल्कुल हटा ही दो आप। तो इस तरीके से आपने ध्यान देना है कि आपको जो इनपुट दे रखे हो प्लस माइनस में गिवन होंगे, और आप जब प्लस में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ये P से करंट सप्लाई करेगा, तो ये काम करेगा, और माइनस में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्स बाइज हो जाता है और उसमें ये करंट को आगे पास नहीं करने देगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगती है, ठीक है, नॉट इन फॉरवर्ड। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी अमेजिंग है, न्यूमेरिकल है, और जितने भी क्वेश्चन है
अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए, जल्दी से देख लिया जाए। न्यूमेरिकल है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, और ऐसे ही क्वेश्चन तो आएंगे यार। डेटा ही तो चेंज होगा 2025 में, न्यू जनरेशन, उसके अकॉर्डिंग डेटा ही तो चेंज करेगा, कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम ही तो रहेगा। बस आपको तरीके आने चाहिए, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने आने चाहिए, सॉल्यूशन करना आना चाहिए कि नहीं। ठीक है, इन द गिवन फिगर द डायोड इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 100 ओम। देखो भाई, ऐसी सिचुएशन दे रखी है आपको, एक डायोड है और एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है। दिस इज योर डायोड एंड दिस इज 100 ओम। ओके सर, ओके। और एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दी गई है, आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो ये बैटरी है 3.5 वोल्ट की। ओके ओके, बस ये डायोड है। आगे बढ़ लेते हैं। उसने बोला एन ईएमएफ इतने वोल्ट का बैटरी यहाँ पे लगा दी है। इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड इज 0.5 वोल्ट, यानी डायोड के अक्रॉस अगर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाए 0.5 वोल्ट का, बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जाए। आप समझ रहे हो, बैरियर पोटेंशियल। अच्छा सर, बिल्कुल ठीक है, समझ गए हम। मतलब इसका ये मान के चलो, ये इतना पोटेंशियल है, अगर बैटरी इसको करंट सप्लाई करेगी, आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के करंट निकलेगी और ये इधर से जाएगी और वो पी साइड से एंट्री ले रही है एन, तो ये तो पक्का है कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। लेकिन ये पहले इस करंट को तभी पास करने देगा, खुश होके बैठ गया बंदा, कि बैटरी से 3.5 में से 0.5 मैं लूंगा। बैरियर पोटेंशियल का मतलब है इतना वो खा जाएगा, ये उसका बैरियर पोटेंशियल उसको रोकेगा, उतना उसको देना पड़ेगा। समझ गए, कट ऑफ पोटेंशियल है, तब तक ये इसको पास नहीं होने देगा। मतलब पहले ये बैटरी से इतना खाएगा तब इसको पास करने देगा, और ये इसको क्रॉस करके तभी इसमें जा सकती है। और जब इसमें जाएगी तो करंट बताओ, यही पूछेगा। करंट इन द सर्किट विल बी, तो करंट ऑब्वियसली V बाई R होगी बच्चों। लेकिन V क्या लोगे, अगेन V लोगे आप बैटरी का पोटेंशियल माइनस डायोड का पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और बाई R। क्योंकि अगर डायोड का पोटेंशियल ना होता तो डायरेक्ट यही लेते हैं ना भाई हम, तो हम लिखेंगे बैटरी का पोटेंशियल 3.5, उसमें से 0.5 चला गया डायोड के पास, और R है आपका 100। तो बच्चों ये तो हो गया आसान, तो 3/100, यानी ऑप्शन किस में दे रखा है भाई, इसको आप ऐसे लिख लो 3 इंटू 10⁻⁻, क्योंकि मिली में दे रखा है, और मिली एम्पियर बनाने के लिए इसको -3 करना पड़ेगा, तो 30 हो जाएगा। 30 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो, ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। और मिली का मतलब बच्चों होता है 30 मिली एम्पियर। सिंपल, दिस इज द आंसर। समझ गए, लॉजिक समझ गए। डायोड है भाई, देखो यार, आप पढ़ रहे हो कहीं से, ऑनलाइन किसी से कोर्स खरीदा है आपने, या ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, कहीं भी जाते हो, पैसे देने पड़ते हैं ना भाई, फी देनी पड़ती है ना, एक लिटिल बिट जो भी उनका अमाउंट होता है वो देना पड़ता है ना, तब आपको क्लास में एंट्री मिलके आपको लोग पढ़ाते हैं। ये प्रोसेस है, सिस्टम है। आप ऑनलाइन कोर्स भी जाओ, कितना भी सस्ता लो भाई, 500, 1000, 2000 जो भी होगा, लेकिन वो मिनिमम बैरियर पोटेंशियल है। मतलब पहले वो पे करेंगे, फिर आपको एंट्री मिलेगी। आप समझ रहे हो, लॉजिक समझो। मतलब इतना पहले ही बंदा खाएगा इससे, सिंपल, तब उसको पास करने देगा। बस यही लॉजिक लगाना है, उड़ा देना है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेजिंग है, बहुत बार रिपीट होता है। इसका एक कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता भी दिया है, जो 2024 या 3 में आया था, लेकिन अमेजिंग है। अगेन मैं इसको जरूर बताऊंगा, क्योंकि इससे आपके फर्दर 2-3 क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चों, आपकी नीट की जर्नी में फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बेहतरीन मार्क्स दिलाने के लिए मैं आपके साथ हूँ, साथ रहूंगा जब तक आपका एग्जाम बेस्ट नहीं हो जाता। आपको अल्टीमेट कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, और लास्ट में तो हम और भी बेहतरीन तरीके से, डिफरेंट तरीके से सीखेंगे भाई। पहले सीरीज को कंप्लीट करते हैं, सारा रिवीजन अल्टीमेट करते हैं। ठीक है गाइस, मुस्कुराते रहना, सीखते रहना, मजा आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। मतलब एक ग्राफ दे रखा है आपको मैं समझाता हूं। पहले ग्राफ ऐसे है, वो वैसे ना, अगर आप स्मार्ट हो ना, स्मार्ट, आप इसको देख के, इसकी शक्ल देख के पहचान जाओगे। ये पॉइंट A बोला है उसने, ये पॉइंट B बोला है उसने। बोला ये एक IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है, बताओ ये किस सेमीकंडक्टर डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप समझ रहे हो, किस सेमीकंडक्टर डिवाइस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो क्या आपको याद है, ये मैंने आपको बताया, जब भी IV कैरेक्टरिस्टिक 4th क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, तो ये सोलर सेल है ना भाई, एक तो बिल्कुल परफेक्ट है कि इसका आंसर तो यही होगा कि ये सोलर सेल का ग्राफ है। बताया था मैंने आपको, राइट। फिर लेकिन आपको और फंसा रहा है कि सोलर सेल तो चलो ठीक है, लेकिन जो पॉइंट ए वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने बोला फर्स्ट ऑप्शन में पॉइंट ए रिप्रेजेंट ओपन सर्किट, बिल्कुल सही है। पॉइंट ए यानी जब ये ग्राफ पोटेंशियल वाली एक्सिस पे किसी पॉइंट पे कट करे, यानी वहां करंट 0 होगी, और ये तभी है जब ये ओपन सर्किट हो। अभी बताया मैंने अभी, ठीक है। और अगर ये ग्राफ करंट वाली एक्सिस पे कहीं पे टच करेगा, यानी V की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये तभी होगा जब ये शॉर्ट सर्किट हो, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए, हाँ, बिल्कुल सही है सर, B शॉर्ट सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अदरवाइज इसमें 2 ऑप्शन है,
पहला भी दूसरा भी, तो दूसरा बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, पहला ही करेक्ट हो गया। तो बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप सी और डी ऑप्शन देखो, उससे आपको नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन का अंदाजा लग जाएगा। अगर वो भी आ गया आप तब भी 4 डालोगे बॉस। देखो पढ़ो, उसने बोला इफ फॉर ए फोटोडायोड, अगर ये ग्राफ फोटोडायोड का है तो ए बी, चलो वो तो ए बी तो छोड़ ही दो, अभी अभी फोटोडायोड का ही ग्राफ है कि नहीं, नहीं है। तो फोटोडायोड का अगर होता तो क्या होता बच्चों, याद रखना फोटोडायोड के लिए जो ग्राफ होता है वो इस रीजन में ऐसे बनते हैं। यानी फोटोडायोड, याद रखो, फोटोडायोड के जो ग्राफ बनेंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेंगे, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। इतना तो याद रख सकते हो ना भाई, ये फोटोडायोड के लिए, बस ये याद कर लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है। एक एलईडी की मैं बात कर रहा था, एलईडी वाला, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड्स, इनके जो ग्राफ बनते हैं ना बच्चों, ये वी है, ये आई है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे बनते हैं। अगर आपने देखा होगा, है ना, एनसीईआरटी वगैरह हर जगह मिल जाएगा, 12th क्लास में हर जगह मिल जाएगा। तो ये जो ग्राफ्स होते हैं ये एलईडी के लिए बनते हैं और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन जाएंगे। ऐसे याद रख लो, इनमें से कोई ना कोई हर साल लगभग पूछ लिया जाता है, ग्राफ पूछ लिया जाता है या इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फोर्थ में हमेशा सोलर सेल, फर्स्ट में हमेशा एलईडी और थर्ड में हमेशा बनेगा बच्चों फोटोडायोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लेकिन यहीं से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप इतना भी करके जाओगे। मैं बोल रहा था ना आपको सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल में इस सीरीज में कवर करूंगा भाई। यू डोंट वरी गाइस, आपको कंप्लीट मार्क्स लाने हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, इतना करके जाना, तब बताना मेरे को। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसका कंसेप्ट क्या है, उसको कैसे याद रखें, कैसा वो हो सकता है, राइट। देखो भाई, उसने बोला बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डिपेंड्स। जो पीएन जंक्शन है, अगेन देखो बैरियर पोटेंशियल रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, दिस इज पी, दिस इज एन, और यहाँ पे एक लेयर क्रिएट होती है, उस पर एक अपोजिट। देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट कर रहे हो ना, प्लस माइनस फॉरवर्ड बाइज दिख रहा है आपको, तो इसका फील्ड इधर को है, तो इसका फील्ड अगर इधर को है तो इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है एन साइड में, ठीक है, ध्यान से समझना। तो प्लस से माइनस की तरफ होगा ना भाई बैरियर पोटेंशियल, ये होता है बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। यानी इसके एक्चुअल फील्ड के अपोजिट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अपोजिट होता है बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। पी साइड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं डिफ्यूजन और यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, ये आप समझे। तो बैरियर पोटेंशियल फर्दर मूवमेंट को स्टॉप करेगा ना भाई। तो वो ये बोल रहा है कि बताओ ये बैरियर पोटेंशियल किस किस चीज पे डिपेंड करता है। देखो भाई, जो पीएन जंक्शन है वो किस मटेरियल का बना है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है या कोई और है, उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे आप मटेरियल चेंज कर दोगे तो ऑब्वियसली उनके कट ऑफ पोटेंशियल अलग अलग होते हैं। अभी बताया था मैंने, 0.3 से 0.7, है ना, तो डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ डोपिंग, डोपिंग करोगे तो डोपिंग का मतलब एडिशनली इंप्योरिटी ऐड करोगे, ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट, तो उससे भी होल्स और कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन चेंज होती है, वो चेंज होगी तो भी बैरियर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। अब टेम्परेचर बदल दोगे रेजिस्टेंस बदल जाएगा, रेजिस्टेंस बदल देगा तो वोल्टेज बदल जाएगा, नहीं पोटेंशियल बदल जाएगा। तीनों पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे भी, देखो ऑसम है ये, ठीक है। और आपका मटेरियल के बाद डोपिंग पे भी डिपेंड कर रहा है, उससे भी वी भी चेंज होगा, और आपका टेम्परेचर से भी चेंज होगा। अब ये क्वेश्चन में तीनों फैक्टर ले लिए तो वो आगे नेक्स्ट अलग अलग क्वेश्चन बना देगा। बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द बैरियर पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन वो इन्हीं क्वेश्चन से बना सकता है आगे, तो ये आप मान के चले। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, आते रहते हैं आपके एग्जाम में, मैंने आपको बता रखा है। जैसे कि इन एन अनबाइज्ड पीएन जंक्शन, बाइजिंग नहीं करी है, पीएन जंक्शन है जस्ट, ठीक है, एक पी है एक एन है, इसमें मतलब यहाँ पे बैटरी नहीं लगाई है आपने, है ना, फॉरवर्ड या रिवर्स बाइजिंग, अनबाइज्ड है, यही बोला है, यस अनबाइज्ड है, ठीक है, अनबाइज्ड है, नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। ओके, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज, भाई आपको पता है यहाँ पे होल्स होते हैं ज्यादा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो बोल रहा है कि होल्स इधर जाते हैं पी से एन साइड में, क्यों जाते हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है। ऑप्शंस देख लो वैसे, हालांकि आपको आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा। वो बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पीएन जंक्शन इस वजह से जाते हैं, दूसरा अट्रैक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन रीजन इस वजह से जाते हैं, या भाई इलेक्ट्रॉन होल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं उस वजह से जा रहे होंगे, प्लस माइनस चार्ज है, या द हाइयर होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन दैट इन एन रीजन, मतलब वो ये कहना चाह रहा है वो इसलिए जाते हैं क्योंकि इधर जो होल्स की कंसंट्रेशन है ना, इधर पी साइड में जो होल्स की कंसंट्रेशन वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है,
इन पी रीजन दैट इन एन रीजन के कंपैरेटिवली। तो यार डिफ्यूजन इसलिए होता है कि यहाँ पे होल्स पी साइड से एन साइड इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहां बहुत कम होते हैं, इस साइड में बहुत 1 2 3 ऐसे बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। तो होल्स के जो कंसेंट्रेशन है उसके ज्यादा होने की वजह से पी साइड में एन के कंपैरेटिवली, इसलिए वो आपके डिफ्यूज कर रहे हैं, मतलब होल्स डिफ्यूज कर रहे हैं फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। और बिल्कुल सिमिलरली एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में इसलिए जाते हैं क्योंकि एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा कंसेंट्रेशन होते हैं कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स इन पी साइड, इसलिए डिफ्यूजन होता है। याद रखना व्हाट इज डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी फ्रॉम हायर साइड मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स टू द लोअर साइड, बस सिंपल हो गया, मचा डालना। ठीक है, आगे है न्यूमेरिकल बच्चों, है ना, लगातार जो मेरे को यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यस बेस्ट न्यूमेरिकल है जिसमें सारे बेस्ट न्यूमेरिकल आपके कवर अप हो जाएंगे, यस इंपॉर्टेंट तरीके से, है ना दोस्तों। यस मजा आ रहा है ना, सारे कंसेप्ट क्लियर, सारे कंसेप्ट रिवीजन मेरे साथ, और नोट्स भी आपके बेस्ट बनेंगे जो लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज करके जाओगे और नीट में हर क्वेश्चन को क्रैक करके आओगे। गारंटी आपको लगेगा ही नहीं नीट में कुछ नया आ गया, लगेगा बिल्कुल वैसा ही तो है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या है उसने बोला 2 आइडियल डायोड्स आर कनेक्टेड टू ए बैटरी। ठीक है भाई, एक डायोड ये रहा, ठीक है भाई, एक रेजिस्टेंस ये रहा, अगेन एक डायोड ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, ठीक है भाई, अगेन ये एक बैटरी है, बहुत बढ़िया है भाई। तो ये है D1 और ये है D2 एंड दिस इज 10 ओम एंड दिस इज 20 ओम। ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी है। चलो भाई ऐसे समझ लो, देखते हैं क्या पूछ रहा है, ये देखते हैं। करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, तो बताओ इस सर्किट में जो बैटरी यूज की गई है प्लस माइनस, तो यहां से करंट निकलेगी, वो कितनी करंट सप्लाई कर रही है। देखो भैया ध्यान से देखो, इस सर्किट में करंट निकालना टोटली डिपेंड करेगा डायोड पे, कि अगर डायोड फॉरवर्ड वाइजिंग में है तो वो आगे करंट पास करा देगा, अगर रिवर्स वाइजिंग में है तो वो करंट को स्टॉप कर देगा और उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट नहीं होगी। हालांकि करंट अगर आप बैटरी से निकालना चाहते हो तो ओम्स लॉ V/R ही यूज करना है, लेकिन R 1 से ज्यादा है तो R इक्विवेलेंट पे हम काम करेंगे। अब देखते हैं ये R इक्विवेलेंट क्या होगा, कौन सा R यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। बैटरी का पोटेंशियल हालांकि आपको 5 है और हमें तो बस R इक्विवेलेंट चाहिए। अंडरस्टूड, कूल। अब देखो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा डायोड इज इन फॉरवर्ड और रिवर्स, तो यहाँ से करंट डिवाइड होगी, कुछ करंट लेट्स से इधर जा रही है I1 और इधर जा रही है I2। तो जो करंट इधर जाएगी बच्चों ध्यान से देखो, वो एन साइड से एंटर कर रही है, मतलब ये डायोड तो रिवर्स बायस्ड हो गया भाई। अगर ये रिवर्स बायस्ड हो गया तो इसमें करंट पास ही नहीं होगी, टूट जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा, यानी इसको हटा के हम ओपन सर्किट बनाएंगे और इसमें तो करंट ही नहीं जाएगी, तो ये रेजिस्टेंस बेकार हो गया। तो ये रेजिस्टेंस इस सोल्यूशन में काउंट नहीं होगा, यानी बैटरी से निकलने वाली सारी करंट जब इधर जाएगी नहीं इसमें चली जाएगी, यानी I2 I ही होगी। और देखो पी साइड से एंटर कर रही है, ये फॉरवर्ड बायस होगा, इसको पास कराने देगा और करंट इसको होते हुए वापस बैटरी में आ जाएगी। तो बैटरी से करंट ऐसे जाएगी ऐसे, इसमें कोई करंट नहीं, तो ये नेग्लिजिबल, ये नहीं यूज होगा। तो 10 ओम केवल यूज होगा, तो 5/10 यानी 0.5 एम्पियर। आई होप यू अंडरस्टूड एंड मजा आ गया होगा आपको। ठीक है, यही चेक करना है कि किस ब्रांच में कौन सा डायोड काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो उस ब्रांच में जिसमें वो डायोड काम नहीं कर रहा है उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो भी काम नहीं करेगा, उसको हम यूज नहीं करेंगे। ओके सर, वी अंडरस्टैंड नाउ। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट थ्योरेटिकल कांस्टेंट, फिर से आ गया, फिर से टपक गया, फिर से देख लेते हैं। लेकिन यही तो कमाल है, अगर थ्योरेटिकल आया तो हम उसी में तो स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स तो हम फिर भी सॉल्व कर ही रहे हैं, है कि नहीं। तो उसने बोला इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड टू जर्मेनियम क्रिस्टल। समझो, जर्मेनियम के डायोड में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी की बात कर रहा है ना, इसी की बात कर रहा है, यस। तो एंटीमनी को अगर आप ध्यान से देखिए भाई, ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के लिए यूज होता है, याद आया, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के लिए यूज होता है, ये मान के चलो। तो अगर जर्मेनियम में इसको आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेंटावैलेंट की एडिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन द सेमीकंडक्टर, ये तो क्लियर ही था। पेंटावैलेंट ऐड करने से इलेक्ट्रॉन्स होल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप समझ रहे। अगर ये ट्राईवैलेंट होता, ट्राईवैलेंट मतलब आपको नेम ऑफ दिस जो भी एटम यहाँ पे दे रखा है उसका पता होना चाहिए कि वो पेंटावैलेंट की तरह काम करेगा, एंटीमनी पेंटावैलेंट की तरह काम करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में उसके 5 होने चाहिए, और जो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी वाले हैं मतलब उनके 3 होने चाहिए आउटर सेल में, तो यहाँ पे 5 है। ये तो आपको चलो पता ही होगा, केमिस्ट्री में धुआंधार खेलते हो आप, तो ये भाई बेसिक है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मतलब इसमें तो बस आपको याद ही रखना है यार। देखो इसमें तो मैं
आपको ये बता सकता हूँ कि आपको याद रखना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी मेरी जुबानी क्या है, किस प्रकार है और कैसे सॉल्व करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन आने के घने चांस होंगे आपके एग्जाम में, ये मान के चले। उसने बोला प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन। सबसे पहले तो इस पे फोकस करो, जो सिलिकॉन के बारे में बोला है वो वर्ड यूज किया प्योर सिलिकॉन। बच्चों याद रखना, प्योर सिलिकॉन का मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर का मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इतना तो समझ में आता है, प्योर सिलिकॉन है यानी इंट्रिंसिक, है ना, ये आप मान के चलें। ठीक है सर। हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी इस केस में अगर ये प्योर है, इस केस में जब ये प्योर होता है नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एच सेम होते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और जब ये प्योर होता है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो तो सेम ही है, वो कितनी होगी, Ni किसके इक्वल है, वो दे रखी है 1.5 10⁻16, ठीक है, पर मीटर क्यूब, यानी मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये दे रखा है। डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीज NH टू दिस, अगर इंडियम को आप ऐड कर रहे हो तो वहां पे नंबर ऑफ होल्स कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और वो डोपिंग करने के बाद, है ना, आप समझ लो, आफ्टर डोपिंग होल्स की कंसंट्रेशन इतनी हो जाती है, ये बोल रहा है 4.5 × 10⁻22, ठीक है, पर मीटर क्यूब। ठीक है। द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज, तो बताओ वो डोप्ड जो सेमीकंडक्टर है वो क्या होगा, कैसा होगा, क्या वो पी टाइप होगा, क्या वो एन टाइप होगा, इस तरीके की बात कर रहा है। तो बच्चों एक चीज आप समझो, जब वो प्योर था तो उसमें इंट्रिंसिक जो डेंसिटी थी, है ना, जो चार्ज कैरियर्स है वो इतनी थी, और जब डोपिंग कर दी तो होल्स की दे रखी है, तो Ne निकाल लो ना, Ne और NH में फिर कंपेयर कर लेना। अगर NH ज्यादा आएगा Ne से तो NH मतलब होल्स, होल्स मतलब पी टाइप होगा, लेकिन अगर Ne ज्यादा आएगा NH से तो मतलब ये एन टाइप होगा। ये बताना है हमारे को, समझ गए। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें Ne भी निकालना है। अगर ऑप्शन आप ध्यान से देखो तो बच्चों इसमें एक रिलेशन याद रखना, Ni मतलब इंट्रिंसिक वाले जो Ni होता है इसका स्क्वायर Ne इंटू NH इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सेमीकंडक्टर जब आपका प्योर होता है तो जो चार्ज कैरियर डेंसिटी है इंट्रिंसिक के केस में उसका स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू NH होता है। ये तब है जब डोपिंग के बाद उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई होगी। ठीक है, तो यहां से आप Ne निकाल दो। देखो ये आपको फॉर्मूला याद रखने का बॉस, Ni का स्क्वायर ओवर NH, और Ni कितना दे रखा है, दिस इज 1.5 10⁻16 इसका स्क्वायर, और NH कितना दे रखा है 4.5 × 10⁻22। ठीक है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, देखो Ne इक्वल टू आ जाएगा, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ 1.5 का स्क्वायर है, यानी 1.5 × 1.5 दो बार मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 32, और डिवाइड में आ जाएगा 4.5 × 10⁻22। इसको पहले तो कैंसिल करो तो यहाँ 12 बचेगा, बचेगा कि नहीं। और देखो यहाँ पे ये अगर आप ध्यान से देखो ये 3 बचेगा, 3 टाइम 15 से 45 को कैंसिल कर सकते हो, और इसको कैंसिल करोगे तो 0.5 बचेगा। तो बच्चों 0.5 × 32 और ये 22, तो भाई कितना बचेगा 10 बचेगा ना, 10 है ना, 10, तो 10⁻10 बचेगा। तो अगर इसको पॉइंट को हटाना है तो 5 × 10⁻9 कर दो, इतने आएंगे भाई। देखो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो कंसंट्रेशन है वो 5 × 10⁻9 पर मीटर क्यूब है भाई, यानी इसकी पावर 9 है, जबकि होल्स में 10⁻22 था, तो ये बहुत ज्यादा है। यानी होल्स की कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन, और जो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है आफ्टर डोपिंग, यू नो, डोपिंग करने के बाद वो इतनी है, ये भी पता चल गया, और होल्स ज्यादा है ये भी पता चल गया, तो पी टाइप होगा, है ना। स्मार्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी पूछ लिया और किस टाइप का सेमीकंडक्टर ये भी पूछ लिया। अरे भाई, पी टाइप हैविंग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज दिस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, मजा आया। यस, सब कुछ आपके सामने है, फॉर्मूला भी याद रखना है, कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, कैसे सॉल्व करना है सब कुछ याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, जेनर डायोड का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, मैंने अपनी बुक में ट्रिक भी बता रखी है, जिन बच्चों के साथ नहीं है अभी भी ऑर्डर कर सकते हो, जो नए बच्चे हैं बॉस, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा उसका लिंक वगैरह। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन टेक्निक में यहाँ भी बताऊंगा, सो डोंट वरी गाइस, न्यूमेरिकल कैसे उड़ा के आना है जेनर डायोड का। ओके चलो भाई बच्चों, जल्दी से बता देता हूँ, ये कहानी मेरी जुबानी और न्यूमेरिकल उड़ा डालेंगे, फोड़ डालेंगे, ठीक है। उसने बोला जेनर डायोड है हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट। देखो भाई यहाँ पे हमेशा जेनर डायोड के केस में ग्राफ, आई मीन डायग्राम गिवन ही होता है, और जेनर डायोड का ये आपका सिंबल होता है, देख लो आप।
ये माइनस, ये प्लस, और यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया 20 वोल्ट है, मतलब यहाँ पे एक बैटरी लगी होगी। अगर यहाँ ऐसे लिखा है ना, मतलब जस्ट 20 वोल्ट, तो यहाँ पे बैटरी, इधर प्लस साइन है तो प्लस टर्मिनल और इधर माइनस, इस तरीके से मान के चलो। सो दिस इज योर बैटरी। बैटरी के साथ जो भी यहाँ रेजिस्टेंस होता है वो भी लिख दिया होगा 250 ओम, बैटरी के इसी ब्रांच में डायरेक्ट, और यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चों, ये बनेगा 1 किलो ओम यानी 10⁻³ ओम। तो ये जो इसके पैरेलल में होता है, ये जो है ना, ये जीनर डायोड का सिंबल है, जीनर डायोड, आप देख सकते हो, ठीक है। सिंपल जो डायोड होता है बच्चों वो इस तरीके से बनाते हैं हम, सिंपल ऐसे, और जीनर डायोड को भी ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन ये जो एन साइड है इसको ऐसे ऐसे करते हैं बस। तो ये है सिंपल डायोड और ये जीनर डायोड का सिंबल, ये देख लो, और इसके ऊपर लिखा होगा कितना 15 वोल्ट, यानी इसको VZ कहते हैं, जीनर वोल्टेज कहते हैं। और इसके पैरेलल में जो होता है ये लोड रेजिस्टेंस होता है, RL कहते हैं, ये याद रखना, RL। और इसके बैटरी के साथ ही जो लिखा होता है इसको आप RS कह सकते हो, इसके बैटरी के साथ जो सीरीज में लगा हुआ है, सिंपल, इतना है, कूल है, सर्किट मैंने समझा दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि द करंट थ्रू डायोड, डायोड में कितनी करंट जाएगी ये बताओ। देखो भाई, बैटरी से जो करंट निकलेगी यहाँ से, हालांकि यहाँ बैटरी है नहीं, यहाँ 20 वोल्ट प्लस माइनस लिखा था तो मैंने इसका टर्मिनल इधर माइनस इधर, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो इसमें तो डायरेक्ट चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे आगे देखो डिवाइड होगी, कुछ करंट इधर जाएगी जो डायोड में जीनर डायोड की करंट, और जो इधर जाएगी उसको IL लिखते हैं, लोड करंट, राइट। तो वो बोल रहा है कि बताओ इसमें कितनी करंट जाएगी, इसमें, ठीक है बच्चों। तो एक अच्छा क्वेश्चन तो बन ही गया। देखो देखो भाई, जब भी कभी जीनर डायोड में करंट पूछे ना, IZ, ये हमेशा होगी जो बैटरी से करंट आएगी वो डिवाइड हो रही है, कुछ इधर कुछ इधर, देखो KCL लग रहा है यहाँ, I इक्वल टू कुछ इधर जा रही है कुछ इधर, IZ प्लस IL लग रहा है KCL। तो आपको IZ निकालने के लिए टोटल करंट में से लोड में जो करंट जा रही है वो निकालनी पड़ेगी। तो आपको टोटल करंट भी चाहिए और ये भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, टेक्निक बता रहा हूं वरना बहुत लेंथी हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, आपको केवीएल वगैरह आना चाहिए प्रॉपर। फिर देखो भाई, जब भी IL निकालनी हो यानी इस रेजिस्टेंस में करंट निकालनी हो जो जीनर डायोड के पैरेलल में होगा, तो कुछ नहीं करना, IL निकालने के लिए VZ को इसका जो लोड रेजिस्टेंस होगा उससे डिवाइड करना है, क्योंकि ये इसके पैरेलल में, इसका पोटेंशियल इसके इक्वल होगा, इसके अक्रॉस होगा, राइट। तो IL आपका डायरेक्ट आ जाएगा, VZ 15 है और ये 10⁻³ है, तो ये 15 इंटू ऊपर जाएगा -3, और ये मिली में लिख सकते हो 15 मिली एम्पियर। तो IL की वैल्यू आ गई 15 मिली एम्पियर। यही करना, डायरेक्ट बता रहा हूं भाई। और टोटल करंट को निकालने के लिए क्या करोगे, देखो बच्चों, टोटल करंट जब भी बैटरी से निकलने वाली करंट निकालनी है, टोटल बैटरी का पोटेंशियल माइनस जीनर डायोड का पोटेंशियल डिवाइड में जो बैटरी के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस है वो, ये डायरेक्ट तरीका बता दिया, वरना यहाँ पे भी KVL यूज करना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा आपको। डन। फिर से सुनो, बैटरी के पोटेंशियल में से माइनस करना है जीनर डायोड के पोटेंशियल को, और जो बैटरी के साथ रेजिस्टेंस है ये सीरीज वाला, उससे डिवाइड करना है, यानी 20 - 15 और बाई 250। बच्चों ये आएगा 5/250, इसको कैंसिल करो, ये आएगा 1/50, इसको सॉल्व करो तो बच्चों ये आ जाएगा 0.02 एम्पियर। इसको मिली एम्पियर बनाओ तो 0.02 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 10⁻², -3 करो तो यार 0 बनाना पड़ेगा, तो 20 × 10⁻³ करना पड़ेगा, यानी 20 मिली एम्पियर। तो टोटल जो करंट बैटरी सप्लाई कर रही है वो 20 मिली एम्पियर है भाई। तो टोटल बैटरी की जो करंट है वो 20 है, और IL पे कितनी गई थी 15, तो बची कितनी 5 मिली एम्पियर, यानी जीनर डायोड में जो करंट जाएगी वो 5 मिली एम्पियर जाएगी। अब देखो मैंने ये टेक्निक बताई तब भी इतना समय लगा, और अगर आप KVL अप्लाई करोगे तो सोच लो। तो दिस इज अमेजिंग, यू जस्ट रिमेंबर गाइज, IZ निकालनी है तो क्या याद रखना है, I निकालनी है तो क्या करना है, बैटरी का माइनस जीनर बाई बैटरी के साथ जो रेजिस्टेंस है वो, और IL निकालने के लिए जीनर डायोड का वोल्टेज डिवाइड में जिसमें करंट जा रही है उसके अक्रॉस जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा, लोड रेजिस्टेंस, उससे डिवाइड करके डायरेक्ट IL आ जाएगी, लोड करंट कहते हैं। सिंपल सिंपल सिंपल, समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है, तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस, आई होप सो, राइट। मजा आ गया बॉस। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। यस सर, कम ऑन गाइस। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी चलो चेक कर लेते हैं क्या है मेरी जुबानी। ओके, उसने बोला चूज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब भाई 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे, बताना कौन सा गलत है, केवल वही चूज करना है, ठीक है सर। पहला देखो भाई, उसने बोला इन कंडक्टर्स द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स में ओवरलैप। बिल्कुल सही है भाई, आपको पता है ये ओवरलैप कर सकते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, आप सबको पता है, ठीक है। ये ओवरलैप करते हैं किसके केस में, कंडक्टर्स में, है ना, कंडक्टर्स में मिनिमम एनर्जी गैप होता है,
एनर्जी गैप की अगर बात करें, है ना। तो बिल्कुल सही है, ये तो देखो स्टेटमेंट है, ये तो थ्योरी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन भी मैंने सेलेक्ट करा है कि कंडक्टर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप होता है बहुत कम होता है, ओवरलैप कर लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बिल्कुल सही है, मतलब ये फोल्स तो नहीं है, तो सही है। फिर उसने बोला सब्सटेंसेस विद एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर। भाई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा होता है, मतलब इस बैंड और इस बैंड में जो एनर्जी गैप होगा बहुत ज्यादा होगा, इनके बीच में एनर्जी गैप बोल रहा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो भाई मैं आपको बता दूं ये इंसुलेटर की तरह काम करेंगे, एनर्जी गैप ही इतना है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफर कर ही नहीं पाएंगे तो करंट तो बनेगी ही नहीं। तो इंसुलेटर का वैसा भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज होती है, बिल्कुल सही है। अगर इनके बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है भाई, 10 वोल्ट का दे रखा है, तो इंसुलेटर की तरह ही काम करेगा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। बच्चों थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बिल्कुल वाहियात गलत है, ये समझ गए, फॉल्स है, ये तो आपने भी पढ़ा होगा कि सेमीकंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है बच्चों, ठीक है, वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, याद आया, डिक्रीज करेगी ना कि इंक्रीज। ओके बच्चों, यहां रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं, रेजिस्टिविटी वो केवल डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ना कि, क्योंकि सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। अगर ये कंडक्टर होता तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर दी विद टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे, क्योंकि सेमीकंडक्टर है तो डिक्रीज करती है। ये वाला जो स्टेटमेंट है, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये फॉल्स है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज नहीं करेगी, डिक्रीज करेगी, तो ये गलत हो गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट वाला क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की भाई जी क्या होती है, रिवर्स होती है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये तो ट्रू हो गया एकदम, ठीक है। ओके, तो फोर्स स्टेटमेंट केवल ये है आपका, है ना। चलो भाई समझ गए होंगे आप, यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन करने से क्या होता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाते हैं, आपको ज्यादा मजा आता है क्वेश्चन करने में। चले भाई आगे आगे बढ़ेंगे, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, जल्दी जल्दी से बढ़ेंगे मस्त तरीके से, है ना। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा लेकिन खोटा सा। भाई ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं यार, देखो एक एक लाइन के होते हैं लेकिन तेल निकाल देते हैं बच्चे का, ठीक है। अगर आपको बहुत डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी नहीं है, तो फिर तो भाई पंगा होने वाला है इसके बारे में, ठीक है। उसने बोला एप्लीकेशन ऑफ ए फॉरवर्ड बायस टू ए पीएन जंक्शन, यानी पीएन जंक्शन आपको दे रखा है, अगेन दिस इज पीएन जंक्शन, तो P और N, भाई इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, और फॉरवर्ड बाइज की बात कर रहा है तो आपको पता है प्लस टर्मिनल P से माइनस टर्मिनल N से, ठीक है। तो बोल रहा है फॉरवर्ड बाइज के केस में क्या क्या होना चाहिए सही। तो भाई ऑप्शन 1 है वाइडेंस द डिप्लेशन जोन। डिप्लेशन जोन जो होगा, मान लीजिए डिप्लेशन जोन यहां से यहां तक है, डिप्लेशन लेयर ये और बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल गलत है भाई, ये तो कम होती है, फॉरवर्ड बाइज्ड है, फॉरवर्ड बाइज में कम होती है, तो ये स्टेटमेंट दिस इज नॉट करेक्ट। बी ऑप्शन में दिया है इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लेशन जोन, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। भाई यहाँ पे माइनस हो जाता है, इधर प्लस हो जाता है, तो डिक्रीज, क्योंकि डिप्लेशन लेयर कम होगी तो ये भी कम ही होगा ना भाई, बैरियर पोटेंशियल जो है, तो ये भी गलत है, ठीक है बच्चों। थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज द नंबर ऑफ डोनर्स ऑन द एन साइड, यानी ये एन साइड है और ये पी साइड है, ठीक है। तो आपको पता है फॉरवर्ड बाइज में आपके होल्स इधर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर आते हैं, ठीक है, इधर आते हैं। तो बोल रहा है एन साइड में जो डोनर्स होंगे ना, डोनर्स, क्योंकि इसको नेगेटिव से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, ठीक है, वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। इंक्रीज द नंबर ऑफ डोनर्स ऑन एन साइड, एन साइड में जो ट्रांसफर हो रहा है, एक डिफ्यूजन जो प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है, तो जो डोनर्स जो इंक्रीज होते हैं वो एन साइड में ही इंक्रीज होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ये आपने याद रखना है। फॉरवर्ड बाइज में पीएन जंक्शन में एन साइड में डोनर्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। लास्ट ऑप्शन आप देखेंगे इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लेशन जोन, नहीं नहीं नहीं, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड गाइज, आपने छोटी छोटी बेसिक सी चीजें याद रखनी है, और ये स्टेटमेंट ही आपको 4 नंबर फ्री के दिला सकते हैं, वरना आपसे 5 नंबर ले सकते हैं अगर आपने गलत किया, समझ गए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम अगर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ऑल दे आर कॉन्सेप्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा न्यूमेरिकल अब आगे नहीं है, न्यूमेरिकल छोटे छोटे प्यारे प्यारे से हैं, अगर एक दो होगा भी है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे, तो उससे हमारा फायदा ही है। उसने बोला जीना डायोड इज यूज्ड फॉर, भाई हमें पता है जीना डायोड किसके लिए यूज होता है, जीना डायोड से का यूज करके हम स्टेबलाइजर, तो स्टेबलाइजेशन के लिए ही यूज होता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एम्पलीफिकेशन नहीं, रेक्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं, स्टेबलाइजेशन के लिए यूज होता है जीना डायोड, ठीक है, कंट्रोल
करने के लिए जो वोल्टेज होता है इन लोड रेजिस्टेंस, तभी तो जीनर डायोड हम यूज करते हैं, ठीक है। और प्रोवाइडिंग ऑसिलेशंस इन एन ऑसिलेटर, बिल्कुल भी नहीं, स्टेबलाइजेशन, बस ये याद रखना जीनर डायोड का एप्लीकेशन है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स गाइज, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि जीनर डायोड रिवर्स बाइजिंग में काम करता है, स्टेबलाइजर की तरह हम इसको यूज करते हैं, तो स्टेबलाइजेशन के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ हाफ वेव डायोड, यानी हाफ बहुत देर से नहीं आया था, हाफ वेव डायोड की बात कर रहा है बच्चों, रेक्टिफायर वाला जो केस होता है, रेक्टिफायर, ठीक है, फेड विद अ साइनोसोडल सिग्नल विदाउट फिल्टर इज 10 वोल्ट, ठीक है, विदाउट फिल्टर इज 10 वोल्ट, यानी जो हाफ वेव रेक्टिफायर का केस होता है उसमें उसका पीक वोल्टेज दे रखा है, जब आप वहां पे अप्लाई करते हो, आपने देखा होगा इस तरीके से आप अप्लाई करते हो, जो वोल्टेज दे रखा है उसका पीक वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का केस है ये, एक ही डायोड यूज होता है, आप सबको पता है, ठीक है। द डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट, जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ना भाई, जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट, उसका हमें डीसी कंपोनेंट चाहिए, डायरेक्ट करंट वोल्टेज चाहिए हमारे को, डायरेक्ट, है ना। तो भाई याद रखना, जब भी कभी आपको एसी वाला इनपुट देके डीसी कंपोनेंट पूछेगा और उसकी पीक वैल्यू गिवन होगी, याद रखना पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो डीसी वोल्टेज जो होता है आउटपुट में वो पीक वैल्यू बाई पाई, ये होता है इसका रिजल्ट, ये होता है इसका आंसर, और ये आपको डायरेक्ट याद भी रखना है। कभी कभी ये फॉर्मूला ही पूछ लेता है, इसमें न्यूमेरिकल पूछ रहा है तो वी नॉट की जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो बच्चों यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, दैट इज 10 बाई पाई इतना वोल्ट होगा, बात खत्म, बस ये रिजल्ट याद रखना है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट वोल्टेज जो डीसी वैल्यू होगी वो पीक वोल्टेज जो एसी पे दिया आपने डिवाइड बाई पाई, सिंपल, ये रिजल्ट है, दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन लिया है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ओके चांदी मेरे, अब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं बच्चों, जल्दी जल्दी से हम उनको भी टैकल कर लेते हैं, और बेहतरीन तरीके से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे, मस्त तरीके से कॉन्सेप्ट रिवाइज हो चुके होंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा सब कवर हो चुका है बच्चों, एक चीज दिमाग लगाओ आप, है कि नहीं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड ऑन, जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, यार ये पढ़ा तो था हमने, डोपिंग डेंसिटी डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है, फॉरवर्ड बाइस डिपेंड करता है, डिजाइन पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज द करेक्ट आंसर, डिजाइन पे डिपेंड नहीं करता। अगेन मतलब वो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बना के पूछता रहेगा, तो वैसे हमने पढ़ लिया था, अभी भी तो बताया था मैंने आपको कि पीएन जंक्शन का जो बैरियर पोटेंशियल हो किस किस तरीके से वेरी करेगा, तो भाई डिजाइन से उसको कोई मतलब है नहीं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस कहानी में, मेरी जुबानी, और देखते रहेंगे आप, पढ़ते रहेंगे आप आगे, राइट। उसने बोला रिवर्स बायस अप्लाई टू ए जंक्शन डायोड, अगर रिवर्स बायस आप अप्लाई कर देते हो तो भाई ऑब्वियसली रिवर्स बायस से क्या होगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगी, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। इंक्रीज द माइनॉरिटी कैरियर करंट्स रिवर्स बायस में, ठीक है, वो ये बोल रहा है, तो वो जो माइनॉरिटी कैरियर करंट होती है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। लोअर्स द बैरियर पोटेंशियल, नहीं नहीं नहीं, रेज द बैरियर पोटेंशियल, यस यस यस, ये करेक्ट है। इंक्रीज द मेजॉरिटी कैरियर करंट्स, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। ओके चलो भाई, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है बच्चों हमारे पास, और ये भी थोड़ा सा प्यारा सा क्यूट सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, तो दैट्स व्हाई हम कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो, ए डीसी बैटरी ऑफ वी वोल्ट इज कनेक्टेड एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर एन आइडियल डायोड, तो ये तो घना आसान होना चाहिए तुम्हारे वास्ते। यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, ठीक है बॉस, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कितना है सर, वी वोल्ट, ये डायोड है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये आर है, वो बोल रहा है आइडियल डायोड है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, बताओ बच्चों आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पहले देख लो, ये प्लस है माइनस है, देखो यहाँ से करंट जाएगी, इसमें जाएगी, पी से एन जा रही है, मतलब ये फॉरवर्ड बाइज्ड है, तो ये करंट को पास करा देगा, क्लियर, करंट को पास करा देगा। तो ये सर्किट सिंपली, ये जब ये फॉरवर्ड बाइज है मैंने बताया था, इसको हटाओ और सीधा सा डायरेक्ट यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दो, तो जो बैटरी है ना केवल रेजिस्टेंस को ही तो करंट सप्लाई कर रही है ना भाई फॉरवर्ड वाइज में, तो बैटरी का प्लस टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट हो गया और माइनस टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही होगा जो बैटरी का ऑलरेडी है, क्योंकि एक ही बैटरी एक ही रेजिस्टेंस है भाई, तो इसका जो अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना रेजिस्टेंस के, वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो ये लिखना है V when diode is forward biased, V when the diode is forward biased, रिवर्स बाइज्ड होगा तो भाई वो तो दिख रहा है आपको जीरो ही बन जाएगी वैल्यू, उसमें करंट तो जाएगी ही नहीं ना। चलो भाई, आई होप यू अंडरस्टूड गाइज, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर, एंड धीरे धीरे होले होले मज़ा आ रहा है, यस बस लास्ट कुछ क्वेश्चन है गाइज, एंड नॉट वेरी अभी ज़्यादा हम लेट नहीं कर रहे हैं, लास्ट कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं,
ठीक है बच्चों, अब यहीं पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, यहीं पे देख सकते हैं आप। उसने बोला एन अल्टरनेटिंग करंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय। अल्टरनेटिंग करंट को डीसी बनाना है, एसी को डीसी बनाना है यार, सबको पता है क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मर, मोटर, डायनामो या रेक्टिफायर। रेक्टिफायर 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 डायोड का यूज होता है ना एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, तो हो गया रेक्टिफायर का आपको यूज करना पड़ेगा। समझ गए चांदी मेरे? यस ठीक है सर, हम समझ चुके हैं। अब बच्चों एक और क्वेश्चन है, उसको भी जल्दी से देख लिया जाए और उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। तो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से हैं। अच्छा ये भी तो है यार, ये कैसे मैं छोड़ दिया। अच्छा ये एक चीज़ आप बता सकते हो, डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, डिप्लेशन लेयर जो होती है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या प्रोटॉन्स होते हैं या मोबाइल आयंस होते हैं, उसमें इमोबाइल आयंस होते हैं। डिप्लेशन लेयर के बीच में बच्चों मैं आपको बता दूं, डिप्लेशन जो लेयर ये आप बनाते हैं इसके बीच में वो पूछे ना क्या होता है, प्रोटॉन, मोबाइल आयंस या इलेक्ट्रॉन्स, इमोबाइल होते हैं, ये ध्यान रखना, इमोबाइल आयंस होते हैं। इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये भी याद रख लेने का। रख लोगे चांदी मेरे? यस सर। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना भाई, देखो एक सर्किट डायग्राम आपको दे रखा है, द इनपुट इज अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड सी। ओके बच्चों ध्यान से अगर आप देखें, इस तरीके का एक सर्किट आपको दे रखा है। ओके फिर एक इधर से दे रखा है। ओके फिर एक ऐसे दे रखा है। ओके नो प्रॉब्लम, इसको ऐसे बना दो, थोड़ा सा मैंने उल्टा सा बना दिया है भाई, देख लेना भाई। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे C, ये पॉइंट है बच्चों यहाँ पे A एंड दिस इज B एंड दिस पॉइंट इज D। तो देखो 4 डायोड यहाँ पे यूज कर रखे भाई, 4 डायोड्स हैं। इन ए डायग्राम द इनपुट इज अक्रॉस द टर्मिनल्स A एंड C। तो A और C पे आप इनपुट दे सकते हो, यहाँ से C पे दे सकते हो और यहाँ इनपुट A पे दे सकते हो। ठीक है, यहाँ इनपुट दे सकते हैं। आउटपुट जो मिलेगा वो B और D के अक्रॉस मिलेगा, B और D के अक्रॉस आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है भाई लोग? अच्छा सर ठीक है भाई, ठीक है, बी और डी के अक्रॉस आउटपुट मिलेगा। तो देखते हैं भाई, ये बोल रहा है कि बताओ ये आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, क्या वो जीरो होगा, क्या वो सेम होगा एज इनपुट के, क्या वो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा, क्या वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर ए और सी के अक्रॉस हम इनपुट दे सकते हैं, सपोज करो यहाँ माइनस दिया हमने और यहाँ पे हमने सॉरी यहाँ प्लस दिया और यहाँ माइनस दिया। ठीक है, इनपुट देखो भाई, यहाँ अगर प्लस दोगे तो यहाँ से करंट इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। जो करंट इधर जाएगी, देखो ये वाला डायोड देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये डायोड P से N है, तो ये फॉरवर्ड बाइज्ड है, इस केस में फॉरवर्ड बाइज्ड है, तो B पे आउटपुट मिलेगा, तो बिल्कुल ये करंट पास करा के B पे आउटपुट मिल जाएगा। यस आउटपुट मिल जाएगा B पे, B और D के अक्रॉस कहीं ना कहीं आउटपुट मिलना चाहिए। अब जो करंट इधर जाएगी ना बच्चों, अगर ध्यान से देखो, इधर जो करंट जाएगी ये देखो N से P जा रही है, तो रिवर्स बाइज्ड है, यानी ये तो ओपन सर्किट की तरह देखो काम कर जाएगा, तो यहां पे आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन ये डायोड तो काम कर रहा है बी और डी के अक्रॉस, कहीं भी आउटपुट आपको उसके अक्रॉस ही आउटपुट चाहिए ना। तो इस केस में जब आपने इसको प्लस दिया इसको माइनस दिया, तो यहां से करंट इस पे जा रही है, तो आउटपुट बी पे मिल रहा है, और इस केस में डी पे आउटपुट नहीं मिल रहा है। लेकिन स्टिल यहाँ पे हमें सर्किट में आउटपुट तो मिल रहा है, याद आ रहा है कुछ मिल रहा है। यस, तो इसको वापस कर देता हूं मैं। ठीक है, ध्यान से समझने का भाई। अब अगर इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, बच्चों ध्यान से देखो, इसको प्लस करोगे तो इधर से करंट जाएगी और इधर से करंट जाएगी, तो ये रिवर्स होगा, तो डी पे नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहां पे आप ऑब्वियसली देख पा रहे हो, यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे नेगेटिव था और ये वाला यहाँ काम कर रहा था नेगेटिव वाले में, तो यहां से करंट जा रही है, फिर से यहाँ आउटपुट मिल रहा है। मतलब आप चाहे किसी भी कंडीशन में यहां काम कर लो, 4 डायोड होने की वजह से बी और डी के अक्रॉस कहीं ना कहीं प्लस माइनस जब आप इनपुट दे रहे हो इसको और इसको, कहीं ना कहीं आउटपुट तो मिल रहा है। और ये केवल पॉसिबल था बच्चों किस केस में, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में ही पॉसिबल था कि नहीं था? यस। तो अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हो तो आपका आउटपुट ऐसे आता था, और फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हो तो दोनों सिग्नल आउटपुट में आपको रेक्टिफाई होकर मिल जाते थे। तो वही वाला केस है यहाँ पे, चाहे कोई भी कंडीशन आप अप्लाई करके देख लो बच्चों, आपको दिख जाएगा एक ना एक डायोड फॉरवर्ड बाइज में काम कर ही रहा है। I hope you guys understood this, and these are the problems guys. Okay, these are the problems. अब हम बात करने वाले हैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच गाइज, कंप्लीट लेक्चर करने के लिए, पेशेंस रखने के लिए, सीखने के लिए तैयार हो आप, एकदम बेहतरीन आपके मार्क्स आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट यहीं से एक्सट्रैक्ट होंगे, वैसे ही आएंगे अगर आप इसको कंप्लीटली अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिप्लेशन लेयर इन द पीएन जंक्शन रीजन इज कॉज्ड बाय, यानी जो डिप्लेशन लेयर है वो क्यों बनती है पीएन जंक्शन में। अगेन देखो कितने क्वेश्चन इसी से बन रहे हैं, और बार बार आपको देखो यार किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा ना, मतलब आप खुद ही सोच के देखो, इन सारे कॉन्सेप्ट से बाहर तो जाएगा ही नहीं ना भाई। तो आप इन्हीं को पढ़ लो,
क्वेश्चन जो आने वाला है वो समझ गए आप क्या आने वाला है, ये मान के चलो आप। उसने बोला डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन रीजन इज कॉज्ड बाय ड्रिफ्ट ऑफ होल्स, नहीं, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, आगे टेंशन ही नहीं लेनी है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर इज द प्रोसेस जिसमें डिफ्यूजन होता है भाई, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, बस इस पे फोकस कर लो आप, सिंपल है ना, कुछ भी सोचने की आपको जरूरत है ही नहीं। वो बोल रहे हैं माइग्रेशन ऑफ इंप्योरिटी आयंस, नहीं नहीं, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं नहीं, डिफ्यूजन, यस यस यस, ठीक है। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, यहीं पे आप देख लेंगे लास्ट क्वेश्चन को। वो बोल रहा है एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट्स एज, एट एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, जीरो की, एट एब्सोल्यूट जीरो क्या भाई, जीरो का मतलब वो एकदम टेम्परेचर की बात कर रहा होगा। सिलिकॉन जो डायोड है वो किसकी तरह काम करेगा भाई, जब भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करें ना, वो जो डायोड होता है ना वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, ये आप मान के चले, ठीक है, सिंपल, ये याद रखें आप। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो बनाता रहता है और हमें फंसाता रहता है। तो बच्चों ये थे सारे क्वेश्चंस आपके डायोड के, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए पूरे हिस्ट्री के आपके, ठीक है, धुआंधार तरीके से मचा डालना और इतने ही कर लेना, हाँ ये मोर देन सफिशिएंट है। आपके क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे सारे कॉन्सेप्ट, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और आप खुश भी होंगे अंदर से, और आपके ये सारा रिवीजन इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा ना मैं हर चैप्टर्स का भाई, कि आपका कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा बहुत स्मार्ट करके सॉल्व करके आओगे। बस घर पे ऐसे प्रैक्टिस करना कि एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी, कैलकुलेशन में स्पीड फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ जिस बच्चे की स्पीड फास्ट होगी वो बहुत जल्दी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा और ज्यादा मार्क्स उसके आएंगे। कोई भी दिक्कत किसी भी टाइप की होगी कमेंट करके बता देना बच्चों। और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो यार शेयर कर दो दूसरे बच्चों की भी, उनको भी हेल्प करें, हम भी आगे बढ़ेंगे आपके साथ साथ बच्चों। इतनी सी ही है बस हमारी ख्वाहिश से, राइट, बाकी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा आपके बेस्ट स्कोर करने के लिए फिजिक्स में। ऑल द बेस्ट।